हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, ये इस सीरीज का सेकंड और लास्ट पार्ट है। तो जिसने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, सबसे पहले जाकर वो देख लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम गू चेन को एक बहुत ही शाही और आलिशान जगह ज़्यूझो सिटी के फीनिक्स प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ा देखते हैं। उसके साथ वही मोटा फू शियाओ चुआन भी मौजूद था। जैसे ही वो दोनों सीढ़ियां चढ़कर अंदर जाने लगते हैं, वहाँ खड़ा एक गार्ड उन्हें रोक लेता है। गार्ड थोड़ा घमंड के साथ गू चेन से कहता है कि डाओइस्ट फ्रेंड, इस फीनिक्स प्लेटफॉर्म का एक उसूल है, जिस किसी की भी नेटवर्थ 10,000 स्पिरिट स्टोन से कम है, उसका अंदर जाना सख्त मना है। गू चेन शांति से उस गार्ड की तरफ देखता है और पूछता है कि अगर मुझे तीसरे फ्लोर पर जाना हो तो कितने स्पिरिट स्टोन्स चाहिए होंगे। गार्ड बताता है कि 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स होने पर आप तीसरे फ्लोर पर जा सकते हैं, और अगर आपके पास 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स हैं तो आप सीधा चौथे फ्लोर पर जा सकते हैं। ये सुनते ही गू चेन बिना कुछ बोले अपने हाथ आगे करता है और उसके हाथ में 3 बेहद चमकती हुई पर्पल गोल्ड कार्ड्स अपीयर हो जाती हैं। ये कार्ड्स देखकर उस गार्ड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये कार्ड्स बहुत ज्यादा अमीर लोगों के पास ही होती हैं। गार्ड का रवैया एक सेकंड में बदल जाता है और वो झुककर पूरी रिस्पेक्ट के साथ गू चेन से माफी मांगते हुए कहता है कि गूडाओइस्ट, आपकी नेटवर्थ तो इतनी ज्यादा है कि आपको भीड़ के साथ बड़े हॉल में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी सीधा चौथे फ्लोर पर आपके प्राइवेट रूम में ले चलता हूँ। गू चेन कोल्डली कहता है कि ठीक है, आगे चलो और रास्ता दिखाओ। मैं वैसे भी दूसरे आम लोगों के साथ धक्के नहीं खाना चाहता था। गार्ड तुरंत उन्हें अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ हमें एक और आलिशान कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियाओ छियानहान अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा होता है। वो लोग ज़्यूझो सिटी में ही मौजूद थे। जियाओ छियानहान गुस्से में अपने एक साथी से कह रहा होता है कि ज़्यूझो सिटी में एंटर करते ही हमारा सबसे पहला काम उस गू चेन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। एक छोटे से बेकार सेक्ट के लड़के की हिम्मत कैसे हुई उस औरत पर हाथ डालने की जिसे मैंने पसंद किया है। उसका साथी तुरंत रिस्पेक्ट के साथ हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर, आप फिक्र मत करें, मैं उसको देख लूंगा। वहीं चौथे फ्लोर पर गू चेन अपने आलिशान कमरे में आराम से बैठा होता है। वो आसमान की तरफ देखकर सोचता है कि डोंगझो के सारे बड़े बड़े जीनियसेस और मास्टर्स यहाँ ज़्यूझो सिटी में जमा हो रहे हैं। जरूर यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो कहता है कि शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने असली ट्रम्प कार्ड्स और ताकत को चेक कर लूं। गू चेन अपने सिस्टम का स्टेटस पैनल ओपन करता है। हवा में एक ब्लू ग्लोइंग स्क्रीन अपीयर होती है जिसमें उसकी डिटेल्स लिखी थी। गू चेन की करंट कल्टिवेशन अब डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन के पहले लेयर के पीक पर पहुंच चुकी थी। उसके पास सुप्रीम स्पिरिट बोन और हेवनली फ्लेम डिवाइन बॉडी जैसी बेहद रेयर और खतरनाक फिजिक्स मौजूद थी। गू चेन मुस्कुराता है और कहता है कि डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन के इस लेवल पर मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस शहर में कोई मजेदार और टक्कर का दुश्मन मिल जाए जिससे लड़ने में मजा आए। वो सिस्टम की तरफ देखकर कहता है कि जब इस सिस्टम ने मुझे इतना ताकतवर बना ही दिया है तो अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और गू चेन फू शियाओ चुआन के साथ एक मार्केट एरिया में घूम रहा होता है। उनकी नजर एक पिंजरे पर पड़ती है जिसके अंदर एक बहुत ही कलरफुल और अजीब सी बर्ड बंद थी। गू चेन उस बर्ड को गौर से देखता है और फू शियाओ चुआन से कहता है कि ये कहाँ से तुम्हें एक रॉक लग रही है। ये तो मुझे किसी 5 कलर्ड फेजेंट यानी एक आम सी कलरफुल मुर्गी जैसी लग रही है। जैसे ही गू चेन ये बोलता है, वो बर्ड अचानक इंसानों की आवाज में बोल पड़ती है और गू चेन से गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो। उस बर्ड के बोलते ही गू चेन के सिस्टम से एक लंबी नोटिफिकेशन आती है कि कन्वर्सेशन सक्सेसफुल हो गई। गू चेन ने उस बर्ड से फीनिक्स डिवाइन ब्लड की एक बूंद फोर्स कॉपी कर ली थी और इस डिवाइन ब्लड के मिलते ही गू चेन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन एबिलिटी निर्वाण रिबर्थ एक्टिवेट हो गई थी। ये एबिलिटी उसे मरने के बाद वापस जिंदा होने की ताकत दे सकती थी। गू चेन अंदर ही अंदर पूरी तरह से हैरान रह जाता है और सोचता है कि बाप रे, मैं तो इस खजाने को मिस ही करने वाला था। वो तुरंत दुकान वाले की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि इस छोटे से जानवर की क्या कीमत है। मैं तो एक मेल गोल्डन विंग्ड ग्रेट रॉक ढूंढ रहा था और ये तो एक फीमेल लग रही है। दुकान वाला कहता है कि ये ज्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 100,000 स्पिरिट स्टोन्स में आप इसे ले जा सकते हैं। गू चेन बिना सोचे तुरंत स्पिरिट स्टोन्स देकर उस बर्ड को खरीद लेता है। बाहर आकर एक खुली जगह पर गू चेन उस बर्ड को पिंजरे से बाहर निकालता है। वो उस बर्ड को देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि छोटे जानवर, तुम कहते हो कि तुम एक रॉक हो, लेकिन तुम्हारा पूरा हुलिया एक 5 कलर्ड फेजेंट जैसा है। बर्ड गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाते हुए चिल्लाती है कि मैं कोई रॉक या मुर्गी नहीं हूँ, मैं एक 5 कलर डिवाइन फीनिक्स का हैचलिंग हूँ और पैदा होते ही मेरी कल्टीवेशन गोल्डन कोर स्टेज पर थी। वो लोग जो मुझे पकड़ कर लाए थे, उन्होंने मुझे ठीक से खाना तक नहीं दिया। मैं बहुत भूखी हूँ। गू चेन हैरान होता है और कहता है कि अच्छा तो तुम एक खजाना हो। वो उस बर्ड को चेक करता है और देखता है कि उस पर कुछ छोटे जख्मों के निशान थे। बर्ड कहती है कि मुझे हील करने की जरूरत नहीं है,
मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो जाती है, बस मुझे कुछ खाने को दे दो। गु चेन अपने स्टोरेज बैग से ढेर सारी कीमती हर्ब्स और स्पिरिचुअल प्लांट्स निकालकर एक ढेर बना देता है। वो बर्ड तुरंत उन हर्ब्स पर टूट पड़ती है और उन्हें बहुत तेजी से खाने लगती है। गु चेन उसे डांटते हुए कहता है कि थोड़ा आराम से खाओ, अगर तुमने इतना ज्यादा खाया तो तुम्हारा पेट फट जाएगा और मेरा नुकसान हो जाएगा। बर्ड खाते हुए बोलती है कि मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा है, मैं इन सभी हर्ब्स को ऑटोमेटिकली रिफाइन कर सकती हूँ। गु चेन अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम जियाओ चाय होगा। मुझे लगता था कि सू छियान बहुत खाती है, लेकिन तुम्हारा खाना तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम मेरा दिवाला निकाल दोगी। खाना खत्म होने के बाद गु चेन उस बर्ड को अपने स्पिरिट बीस्ट बैग में भेज देता है और कहता है कि अब मुझे जाकर अपनी वाइफ से मिलना है। सीन शिफ्ट होता है और गु चेन एक बेहद खूबसूरत पैवेलियन में पहुंचता है जहां लुओ युनशुआंग शांति से बैठी हुई थी। गु चेन उसके पास जाता है और अपने हाथ में एक जोड़ी बेहद खूबसूरत और चमकते हुए क्रिस्टल शूज निकालकर उसके सामने रखता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि युनशुआंग, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जब मैं चांगलान सिटी से गुजर रहा था तो मैंने ये शूज स्पेशली तुम्हारे लिए खरीदे थे। ये एक स्पेशल फीमेल कल्टीवेटर आइटम है जिसका नाम माउंटेन एंड सी ट्रीडिंग हेवन शूज है। लुओ युनशुआंग उन शूज को देखकर बहुत खुश होती है और थोड़ा शर्माते हुए मजाक में कहती है कि तो फिर इन्हें मुझे पहना दो। गु चेन तुरंत उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके पांव पकड़ लेता है। लुओ युनशुआंग घबराकर तुरंत अपने पांव पीछे खींचती है और कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें अपने शूज पहनाने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। तुम एक डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रू लॉर्ड हो और मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। गु चेन उसकी आंखों में देखते हुए सीरियस टोन में कहता है कि जो बात एक बार कह दी गई वो वापस नहीं ली जा सकती। तुमने पहली बार ये शूज पहने हैं, इसलिए इन्हें मैं ही अपने हाथों से पहनाऊंगा। लुओ युनशुआंग थोड़ा नर्वस होती है और कहती है कि अगर किसी ने हमें इस हालत में देख लिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और नान ली को भी ये सब अच्छा नहीं लगेगा। गु चेन तुरंत अपने हाथों से एक गोल्डन ग्लोइंग एनर्जी वेव निकालता है जिससे उस पैवेलियन के चारों तरफ एक बड़ा सा आइसोलेशन फॉर्मेशन बन जाता है। अब कोई भी उन्हें बाहर से नहीं देख सकता था। गु चेन आराम से लुओ युनशुआंग के पैरों में वो क्रिस्टल शूज पहनाता है। जैसे ही शूज पहनाकर पूरे होते हैं, लुओ युनशुआंग की बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है और वो हवा में तैरने लगती है। वो हैरानी से कहती है कि गु चेन, मुझे लग रहा है कि मैं नेसेंट सोल के 9th लेयर पर ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। गु चेन अपनी ग्लोइंग गोल्डन एनर्जी उसकी तरफ पुश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसके बाद तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड पहले से दोगुनी हो जाएगी। लुओ युनशुआंग उसके इस प्यार और केयर को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। रात का वक्त होता है। गु चेन एक सुनसान झील के किनारे खड़ा होता है। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। गु चेन आगे देखते हुए कोल्डली कहता है कि अब बाहर आ जाओ, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। मैंने तुम्हारे मरने लिए जो जगह चुनी है वो बहुत अच्छी है। यहाँ हवा और पानी दोनों है। अगर तुम यहाँ हमेशा के लिए सो जाओ तो ये तुम्हारे लिए कोई बुरी बात नहीं होगी। तभी अंधेरे में से एक पेड़ के पीछे से चेन चांगयुआन बाहर निकलता है। ये वही आदमी था जिसे जियाओ छियानहान ने गु चेन का पीछा करने और उसे मारने के लिए भेजा था। चेन चांगयुआन गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकालता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आज तुम्हारी जान यहाँ से बचकर नहीं जाएगी। गु चेन बिल्कुल शांत रहता है और कहता है कि तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारी जान जाने वाली है, इसलिए तुमने पहले ही अपने लिए एक अच्छी जगह ढूंढ ली थी। जैसे ही चेन चांगयुआन कुछ बोलने लगता है, गु चेन के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हो गई और गु चेन को दुश्मन से 100 साल की लाइफ स्पैन मिल गई है। लाइफ स्पैन मिलते ही गु चेन बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपनी उंगली से एक बेहद तेज ग्रीन ग्लोइंग फ्लाइंग स्वॉर्ड फायर करता है। स्वॉर्ड हवा को चीरते हुए इतनी तेजी से आती है कि चेन चांगयुआन को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। स्वॉर्ड सीधा उसके सीने के आर पार हो जाती है और उसकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है। वो वहीं पर तड़प कर मर जाता है। गु चेन चलकर उसकी डेड बॉडी के पास आता है और कहता है कि भले ही तुम मर गए हो, लेकिन मैं तुम्हारी सोल को रिफाइन करके पता लगा लूंगा कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। गु चेन अपना हाथ आगे करता है और एक डार्क एनर्जी से चेन चांगयुआन की सोल को रिफाइन कर लेता है। उसे तुरंत जियाओ छियानहान का चेहरा दिखाई देता है। गु चेन मुस्कुराता है और कहता है कि जियाओ छियानहान, तुम्हें खुद आकर मुझसे लड़ना चाहिए था। अपने इस आदमी को बेकार में मरने के लिए क्यों भेज दिया। सीन शिफ्ट होकर एक आलिशान पैलेस में आता है जहाँ जियाओ छियानहान शतरंज खेल रहा होता है। तभी उसका एक जूनियर ब्रदर घबराता हुआ भागकर अंदर आता है और चिल्लाता है कि सीनियर ब्रदर, चेन चांगयुआन कल रात से वापस नहीं आया है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा। जियाओ छियानहान शतरंज का मोहरा वहीं छोड़ देता है और सीरियस होकर कहता है कि अगर वो शहर में नहीं है तो इसका मतलब वो मारा जा चुका है। वो समझ जाता है कि गु चेन अकेले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। जियाओ छियानहान सोचता है कि जरूर गु चेन के पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टर, शायद कोई हाफ स्टेप डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर छुपा हुआ है जो उसकी हिफाजत कर रहा है। वो अपने जूनियर ब्रदर से कहता है कि अभी के लिए उस गू चेन को छोड़ दो, जब टूर्नामेंट शुरू होगा तो मैं उसको सबके सामने डायरेक्टली चैलेंज करूंगा और उसकी औकात दिखाऊंगा। अगले दिन ज़्यूझो सिटी के फीनिक्स प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ी ऑक्शन शुरू होने वाली होती है। गू चेन और लुओ युनशुआंग साथ में ऑक्शन हाउस के अंदर एंटर करते हैं। वहाँ का मैनेजर उन्हें देखकर तुरंत भागता हुआ आता है और पूरी रिस्पेक्ट के साथ उन्हें अंदर वीआईपी एरिया में ले जाता है। अंदर चलते हुए उनकी मुलाकात एक पर्पल शाही कपड़ों वाले आदमी से होती है जिसके साथ उसके गार्ड्स थे। ये लियांग डायनेस्टी का एक प्रिंस था जिसका नाम लियांग प्रिंस था। प्रिंस लुओ युनशुआंग को देखकर थोड़ा हैरान होता है और गू चेन की तरफ इशारा करके पूछता है कि फेरी लुओ, क्या ये वही तुम्हारा डाउ कंपेनियन है? लुओ युनशुआंग कामली हाँ में जवाब देती है। प्रिंस की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है और वो गू चेन को घूरने लगता है। थोड़ी देर बाद ऑक्शन शुरू होने से पहले गू चेन और वो प्रिंस एक टेबल पर आमने सामने बैठकर चाय पी रहे होते हैं। गू चेन मुस्कुराते हुए उस प्रिंस से कहता है कि डाओइस्ट फ्रेंड, जब ऑक्शन शुरू हो तो थोड़ा हाथ हल्का रखना और हम पर रहम करना। प्रिंस थोड़ा घमंड से हंसता है और कहता है कि हम भाई बहन तो बस यहाँ का माहौल देखने आए हैं, हमारे पास किसी भी कीमती चीज की कमी नहीं है, इसलिए हमें छोटी मोटी चीजों के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उनकी बात पूरी होती है, गू चेन के सिस्टम से एक लंबी नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम बताता है कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हुई और गू चेन ने उस प्रिंस से उसका हिडन फिजिक शुआनमिंग डिवाइन मसल और एक बहुत ही पावरफुल गुइशु स्वॉर्ड फॉर्मेशन कॉपी कर लिया है। गू चेन अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। लुओ युनशुआंग गू चेन को चुपके से बताती है कि इस प्रिंस का पिछले टूर्नामेंट में जियाओ छियानहान के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। गू चेन मुस्कुराता है और सोचता है कि क्यों ना इस प्रिंस की थोड़ी मदद की जाए ताकि ये जियाओ छियानहान को और ज्यादा परेशान कर सके। ऑक्शन हॉल पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। स्टेज पर एक ऑक्शनियर खड़ा होता है और अनाउंस करता है कि आज की पहली आइटम एक बेहद रेयर पिल है। वो एक चमकती हुई जेड बॉटल निकालता है जिसके अंदर से ग्रीन ग्लोइंग एनर्जी निकल रही थी। ये 9 पैटर्न डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन पिल थी। इसे देखते ही पूरे हॉल में शोर मच जाता है क्योंकि ये पिल डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत मददगार होती है। गू चेन लुओ युनशुआंग से पूछता है कि क्या हमें ये तुम्हारे लिए खरीद लेनी चाहिए? लुओ युनशुआंग मना कर देती है और बताती है कि उसके मास्टर ने उसके लिए ऐसी पिल पहले ही तैयार कर रखी है। ऑक्शनियर बोली शुरू करता है और इसकी शुरुआती कीमत 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स रखता है। देखते ही देखते लोग बोली लगाते हैं और दाम 7 मिलियन तक पहुंच जाता है। तभी वो लियांग प्रिंस अपनी सीट से उठता है और बाकी लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे सेट्स में तो कोई हाफ स्टेप डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर भी नहीं है, तो तुम लोग इस पिल के लिए क्यों लड़ रहे हो? वेंशियाओ सिटी की एक लड़की गुस्से में खड़ी होती है और कहती है कि अगर हमारे पास स्पिरिट स्टोन्स नहीं है तो क्या हुआ, हम उधार ले लेंगे। लेकिन प्रिंस बिना किसी डर के अपना हाथ उठाता है और सीधा 13 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की बोली लगा देता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है और वो पिल उस प्रिंस को मिल जाती है। इसके बाद दूसरी आइटम पेश की जाती है जिसका नाम झेनशियान सील था। ये एक बड़ा सा ग्लोइंग गोल्डन ब्लॉक था जो कि एक क्वासी होली आर्टिफैक्ट था। इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। ऑक्शनियर इसकी शुरुआती कीमत 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स बताता है। लोग तेजी से बोली लगाते हैं और इसकी कीमत 25 मिलियन तक पहुंच जाती है। वो वेंशियाओ सिटी की लड़की दोबारा बोली लगाने की कोशिश करती है लेकिन आखिर में वो हार मान लेती है और ये सील भी बिक जाती है। अब बारी आती है ऑक्शन की सबसे मेन आइटम की। ऑक्शनियर एक छोटा सा गोल्डन पॉट निकालता है जिसके अंदर से खतरनाक बिजलियां और आग निकल रही थी। ये थंडर फ्लेम डिवाइन फायर थी। इसे देखते ही जियाओ छियानहान की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत अपनी सीट से खड़ा होता है और 25 मिलियन की बोली लगा देता है। गू चेन अपनी जगह पर बैठे हुए उस आग को गौर से देखता है। वो लुओ युनशुआंग से कहता है कि ये आग पूरी तरह से फेक और बेकार है। ये सिर्फ असली आग का एक छोटा सा हिस्सा है। इसकी पावर असली आग के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। मो फैमिली वाले इस ऑक्शन में लोगों को खुलेआम बेवकूफ बना रहे हैं लेकिन जियाओ छियानहान को इस बात का पता नहीं था और वो इस आग को किसी भी हाल में हासिल करना चाहता था। जब बोली बढ़ने लगती है तो जियाओ छियानहान गुस्से में सीधा 50 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की बोली लगा देता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर कोई और बोली नहीं लगाता और वो आग जियाओ छियानहान को मिल जाती है। गू चेन हंसता है कि मो फैमिली वाले सच में बहुत अच्छे स्कैमर्स हैं। ऑक्शन खत्म होने के बाद बाहर निकलते वक्त गू चेन और लुओ युनशुआंग उस लियांग प्रिंस से दोबारा मिलते हैं। प्रिंस का साथी उसे बताता है कि उनका एक जूनियर ब्रदर कल रात से गायब है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा। प्रिंस परेशान होकर उन्हें ढूंढने निकलने का फैसला करता है लेकिन जाने से पहले वो गू चेन को घूरता है और वार्न करते हुए कहता है कि डाओइस्ट गू, तुम लुओ युनशुआंग से थोड़ा दूर रहा करो। तुम दोनों की सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, अभी तक शादी नहीं हुई। अगर तुम्हारी किसी गलती की वजह से लुओ युनशुआंग की रेपुटेशन
रेपुटेशन खराब हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गु चेन को उसकी ये बात सुनकर बहुत हंसी आती है। वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ कैसा रवैया रखता हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरे मास्टर नहीं हो जो मुझे ऑर्डर दे सको। इस छोटी सी बहस के दौरान गु चेन के सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आती है। गु चेन ने इस प्रिंस से 200 साल की लाइफ स्पैन और एक और म्यूटेटेड स्पिरिट बोन फ्रॉस्ट कॉपी कर ली थी। प्रिंस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद लुओ युनशुआंग गु चेन की तरफ देखती है और सीरियस टोन में पूछती है कि कल रात चेन चांगयुआन को तुमने ही मारा था ना। गु चेन बिना झूठ बोले हाँ कह देता है। लुओ युनशुआंग थोड़ा परेशान होती है और कहती है कि जियाओ छियानहान बहुत खतरनाक है और वो तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी यिन एनर्जी तुम्हें दे सकती हूँ। जब जियाओ छियानहान को पता चलेगा कि मेरी यिन एनर्जी जा चुकी है तो वो पूरी तरह से अपनी उम्मीद छोड़ देगा और तुम्हें परेशान नहीं करेगा। गु चेन उसकी इस बात से बहुत टच होता है। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता है और कहता है कि तुम्हें ऐसी बातें सोचने की जरूरत नहीं है। वो आदमी वैसे भी मरने वाला है, मैं उसे अपने हाथों से जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम जियाओ छियानहान को उसके पैलेस के एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम में देखते हैं। वो वहाँ अकेला बैठा उस थंडर फ्लेम डिवाइन फायर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। वो आग उसके सामने हवा में तैर रही थी। जियाओ छियानहान खुशी से पागल हो रहा होता है और कहता है कि जब मैं इस डिवाइन फायर को रिफाइन कर लूंगा तो मैं इस पूरे जियोझो सिटी को अपना होली लैंड बना लूंगा और सब पर राज करूंगा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक उस आग के अंदर से एक बेहद भयानक और खतरनाक वॉइड रिटर्न रेल्म की ऑरा निकलने लगती है। ये ऑरा इतनी हैवी होती है कि जियाओ छियानहान वहीं जमीन पर दब जाता है। आग एक बहुत बड़े लाल ड्रैगन का रूप ले लेती है और जियाओ छियानहान पर दहाड़ती है। ये सब असल में गु चेन का किया धरा था जो चुपके से वहाँ आ चुका था। ड्रैगन उस आग को अपने साथ लेकर रूफ तोड़ते हुए आसमान में उड़ जाता है। जियाओ छियानहान इस अचानक हुए हमले और अपने इतने बड़े नुकसान को झेल नहीं पाता। उसके मुंह से ढेर सारा खून निकल आता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो गुस्से, दर्द और डर से जोर जोर से चिल्लाता है कि किसी वॉइड रिटर्न मास्टर ने मेरी आग चुरा ली। तभी उसका जूनियर ब्रदर भागता हुआ अंदर आता है। जियाओ छियानहान खून थूकते हुए उसे ऑर्डर देता है कि इस बात का बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर लोगों को पता चला कि हमारी आग चोरी हो गई है तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। दूसरी तरफ गु चेन एक शांत और आलिशान पैविलियन में बैठा होता है। उसके हाथ में एक ग्लोइंग जेड पेंडेंट होता है जिससे वो खेल रहा होता है। वो हंसते हुए कहता है कि ये पेंडेंट सच में टॉप क्वालिटी का खजाना है। वहाँ पर फू शियाओचुआन भागता हुआ आता है और बताता है कि उसकी मास्टर की जूनियर सिस्टर तियानलुआन डाओइस्ट यहाँ आई हुई हैं। तभी तियानलुआन डाओइस्ट वहाँ आती हैं। वो एक सफेद कपड़ों में खूबसूरत लेकिन बहुत ही गुस्से वाली औरत थी। वो गु चेन को घूरती हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम जैसे स्काउंड्रेल और घटिया इंसान पर मेरी सीनियर सिस्टर कभी फिदा नहीं हो सकती। तुमने जरूर उन्हें किसी तरह फंसाया है। गु चेन उनकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करता है और आराम से अपनी चाय पीता रहता है। जैसे ही तियानलुआन डाओइस्ट बोलकर चुप होती हैं, गु चेन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि कन्वर्सेशन सक्सेसफुल हुई और गु चेन को प्रिजनर डीमन नाम की एक बहुत ही रेयर डिवाइन एबिलिटी मिल गई है। गु चेन मुस्कुराता है और अपनी स्पिरिचुअल सेंस का यूज करके चुपके से तियानलुआन डाओइस्ट को एक मैसेज भेजता है। वो कहता है कि आज रात हाइशी के वक्त वांग्यू लेक के पैवेलियन में मुझसे अकेले मिलना। तियानलुआन डाओइस्ट को ये मैसेज सुनकर और ज्यादा गुस्सा आता है और वो ओपनली गु चेन से कहती हैं कि अपनी हद में रहो और ऐसी घटिया हरकतें बंद करो। रात का वक्त होता है और वांग्यू लेक का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा होता है। झील के बीच में एक छोटा सा पैवेलियन था जहाँ गु चेन अकेले खड़ा चांद को देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद तियानलुआन डाओइस्ट वहाँ हवा में उड़ती हुई आती हैं। वो गु चेन के पास आकर गुस्से में पूछती हैं कि क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो जो तुमने मुझे यहाँ अकेले बुलाने की हिम्मत की। गु चेन मुस्कुराता है और कहता है कि दिन में तुमने ही तो मुझसे टक्कर ली थी, तो अब डरने का क्या फायदा। वो तुरंत अपना हाथ आगे करता है और एक पावरफुल ब्लू एनर्जी शील्ड उस पैवेलियन के चारों तरफ एक्टिवेट कर देता है। ये एक आइसोलेशन फॉर्मेशन था। गु चेन कहता है कि अब इस फॉर्मेशन के अंदर हम जो भी करेंगे बाहर किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। तियानलुआन डाओइस्ट इस फॉर्मेशन को देखकर थोड़ा घबरा जाती हैं, लेकिन अपना गुस्सा दिखाते हुए कहती हैं कि मैं तुम्हारी एल्डर हूँ, अपनी औकात मत भूलो और मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो। गु चेन शांति से उनकी तरफ देखता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट लेयर के पीक पर हूँ। इस पूरे ईस्टर्न प्रोविंस में उन कुछ गिने चुने मरते हुए बुढ़ों को छोड़कर आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मेरे सामने खड़ा हो सके। ये सुनकर तियानलुआन डाओइस्ट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनका सारा गुस्सा और एटीट्यूड एक सेकंड में गायब हो जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये छोटे से सेक्ट का लड़का एक डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर है। गु चेन उनके बिल्कुल करीब आता है और उनके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर फुसफुसाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक और राज की बात बताता हूँ। मेरी ऑरा और मेरी ताकत तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। तियानलुआन डाओइस्ट डर से कांपने लगती हैं और पीछे हटने की कोशिश करती हैं, लेकिन गु चेन
गुचेन आगे बढ़कर उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लेता है। वो उनकी आंखों में देखते हुए कहता है कि क्या अब मैं तुम्हें देखने और तुम्हारे साथ वक्त बिताने के काबिल हूँ। तियानलुआन डाओइस्ट घबराते हुए कहती हैं कि अगर हम दोनों डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स यहाँ आपस में लड़े तो पूरे शहर को पता चल जाएगा और सब यहाँ आ जाएंगे। गुचेन उन्हें और करीब खींचता है और कोल्डली बताता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में सिर्फ ताकत की रिस्पेक्ट होती है। और हाँ, कल रात सिटी लॉर्ड के पैलेस में घुसकर जिसने वो आग चुराई थी वो मैं ही था। ये सुनकर तियानलुआन डाओइस्ट पूरी तरह से डर जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि गुचेन कितना खतरनाक और ताकतवर है। उनका सारा रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। गुचेन उनके चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर कहता है कि याद रखना, तुमने ये जो रोब पहना हुआ है ये बहुत बदसूरत है। अगली बार जब मुझसे मिलने आओ तो इसे पहनकर मत आना। तियानलुआन डाओइस्ट डरी हुई आवाज में हाँ कह देती हैं। गुचेन और तियानलुआन डाओइस्ट उस आलीशान पैवेलियन में अकेले थे। गुचेन तियानलुआन डाओइस्ट के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि परसों जियाओ च्यानहान ने मुझे मारने के लिए अपना एक सबसे खास आदमी भेजा था, लेकिन अब वो इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका है। ये सुनकर तियानलुआन डाओइस्ट थोड़ा हैरान होती है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि जियाओ च्यानहान इतनी जल्दी हमला कर देगा। गुचेन आगे ठंडी आवाज में कहता है कि वो जियाओ च्यानहान का आदमी था और वो मुझ पर बुरी नजर रखे हुए था, इसलिए मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था। तुम्हें अपने दिल में इस बात की पूरी तैयारी रखनी चाहिए क्योंकि आगे चलकर और भी खतरनाक चीजें होने वाली हैं। तियानलुआन डाओइस्ट गुचेन की इस बात पर एग्री करती है और थोड़ा झुकते हुए कहती है कि ये सच में उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अब तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। मैं इस मामले में तुम्हारे साथ हूँ और अपने बाकी सीनियर ब्रदर्स को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी ताकि वो लोग भी अलर्ट रहें। अगले ही पल हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जो कि तियानलुआन डाओइस्ट का मार्शल नेफ्यू था। वो घबराता हुआ और पसीने से लथपथ वहाँ भागता हुआ आता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो अपनी मार्शल आंट जो कि हमेशा स्ट्रिक्ट रहती थी उन्हें गुचेन के साथ इतनी करीबी और सबमिसिव हालत में देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो सोचता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी वहाँ आसमान से एक औरत की बहुत ही गुस्से वाली आवाज आती है जो सबको अनाउंस करती है कि सब लोग यहाँ आ चुके हैं और सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। ऐसी गलती दोबारा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये लड़का डर के मारे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है कि मार्शल आंट मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। असल में कल रात मैं अपनी डिवाइन फायर को रिफाइन कर रहा था, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जियूझो सिटी का एक बहुत बड़ा और शानदार आसमानी प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है। ये वही जगह थी जहाँ डाओ डिस्कशन कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। वहाँ ढेर सारे कल्टिवेटर्स और अलग अलग सेक्ट्स के लोग जमा थे। एक लड़का आसमान की तरफ इशारा करते हुए खुशी से चिल्लाता है कि देखो, इटर्नल होली लैंड में आज एक और नई खूबसूरत फेरी आई है। उसके साथ खड़ा दूसरा लड़का तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है और डरी हुई आवाज में कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? अपनी आवाज नीची रखो। वो कोई आम फेरी नहीं बल्कि तियानलुआन डाओइस्ट है। उनकी कल्टीवेशन यहाँ मौजूद सभी लोगों में सबसे ज्यादा है। अगर उन्होंने तुम्हारी ये बेकार बातें सुन ली तो तुम्हारी जान वहीं चली जाएगी। तियानलुआन डाओइस्ट अपने शाही कपड़ों में आकर अपनी मेन शाही कुर्सी पर बैठती हैं और पूरे रोब के साथ इस ग्रैंड टूर्नामेंट को शुरू करने का आर्डर देती हैं। गुचेन भी वहाँ ऑडियंस में मौजूद था। वो तियानलुआन डाओइस्ट को गौर से देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि बढ़िया है, मुझे ये सब बहुत पसंद है। तभी तियानलुआन डाओइस्ट की नजर गुचेन पर पड़ती है और वो अपने मन में सोचती है कि ये लड़का जरूर आज कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। वो अपनी स्पिरिचुअल सेंस यूज करके गुचेन को वार्न करती हैं कि थोड़ी देर में जियांग रुओशी स्टेज पर आएगी, तुम बस उसे दूर से देखना, कोई फालतू हरकत करने की कोशिश मत करना। वो सच में एक बहुत ही खूबसूरत और आउट ऑफ द वर्ल्ड फेरी है। गुचेन हंसते हुए रिप्लाई करता है कि हर इंसान का अपना एक अलग टेस्ट होता है, लेकिन जो बात तुम्हारे अंदर है वो उनमें से किसी में नहीं है। वहाँ खड़ी कुछ लड़कियाँ आपस में फुसफुसाते हुए बात कर रही होती हैं कि आज हमारी मार्शल आर्ट को आखिर क्या हो गया है। मैंने तो उन्हें सेक्ट में आने के बाद से कभी अपना पुराना डाओइस्ट रोब बदलते हुए नहीं देखा, लेकिन आज उन्होंने इतने शानदार और खूबसूरत कपड़े पहने हैं। गुचेन भी उन्हें देखकर सोचता है कि आज ये सच में कुछ ज्यादा ही अलग और अट्रैक्टिव लग रही हैं। तभी लुओ युनशुआंग गुचेन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या आज तुम्हारा स्टेज पर जाकर डाओ के बारे में लेक्चर देने का कोई प्लान नहीं है। गुचेन आराम से बताता है कि उसने जो नंबर ड्रॉ किया था उसकी बारी आज नहीं बल्कि कल आएगी। लुओ युनशुआंग पूछती है कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हो। गुचेन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि हाँ थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ स्टेज पर सब लोग बस बेकार की बातें कर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। इसके बाद गुचेन एक दूसरे कल्टिवेटर के पास जाता है जो कि एक शाही लिबास में था। गुचेन उससे हाथ जोड़कर पूछता है कि डाओइस्ट फ्रेंड, आज आपको इस कॉन्फ्रेंस में कैसा फील हो रहा है। वो कल्टिवेटर खुशी से जवाब देता है कि मुझे बहुत फायदा हुआ है,
यहाँ सभी लोग टॉप क्लास के जीनियस हैं और उनकी बातें सुनकर मेरा नॉलेज बहुत बढ़ा है। फिर वो थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि वैसे आपने मुझे कैसे पहचाना। गुचेन कहता है कि मैं मो युन हूँ, मो फैमिली का एल्डर। मैं यहाँ ऑक्शन हाउस को मैनेज करता हूँ, इसलिए मैं लगभग सभी VIP गेस्ट को अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो कल्टिवेटर कहता है कि अच्छा तो आप मो युन एल्डर हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। गुचेन तुरंत अपने सिस्टम को चेक करता है और देखता है कि सिस्टम की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई और ना ही उसे कोई नई पावर मिली। गुचेन थोड़ा परेशान होकर सिस्टम से पूछता है कि तुम सो गए हो क्या? मैंने इतनी देर इस बंदे से बात की लेकिन तुमने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? सिस्टम तुरंत स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश करता है और बताता है कि सिस्टम हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन एक इंसान से सिर्फ एक ही बार कॉन्वर्सेशन करके फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए इस बार कोई रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि आप इससे पहले ही पावर्स ले चुके हैं। गुचेन समझ जाता है कि उसने इस आदमी से पहले ही पावर्स कॉपी कर ली थी। वो सोचता है कि इसका मतलब ये आदमी सच में मो युन है और उसने जरूर मो फैमिली के साथ हाथ मिला लिया है। गुचेन मो युन से पूछता है कि तुम ऑक्शन हाउस मैनेज करते हो तो तुम्हारा नेटवर्क बहुत बड़ा होगा और तुम बहुत लोगों को जानते होगे। क्या तुमने कभी इटर्नल होली लैंड के एक गद्दार के बारे में सुना है जिसका नाम ये युन है? मो युन थोड़ा सोचता है और कहता है कि नहीं, मैंने इस नाम के किसी बंदे के बारे में नहीं सुना। गुचेन गुस्से में कहता है कि मैं उसको कब से ढूंढ रहा हूँ। वो बेवकूफ असल में हेवनली डीमन पैलेस का डीमन सन ये लिंग्यून है। जब मैं इटर्नल होली लैंड में था तो उसने मुझसे धोखे से 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स उधार लिए थे और जब मैं वापस आया तो वो मेरे पैसे लेकर भाग गया। मो युन ये सुनकर हैरान होता है और कहता है कि क्या सच में ऐसी बात है? गुचेन उससे वार्न करता है कि तुम इन डेमोनिक लोगों से थोड़ा बच कर रहना, ये किसी के सगे नहीं होते। गुचेन आगे कहता है कि अगर मुझे वो मिल गया तो मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो अपनी जिंदगी भर अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा और फिर मैं उसे खदान में पत्थर तोड़ने के लिए भेज दूंगा। मो युन कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अपने नेटवर्क का यूज करके तुम्हारे लिए उसके बारे में पता लगाऊंगा और जब वो मिल जाएगा तो हम उसके स्पिरिट स्टोन्स आपस में आधे आधे बांट लेंगे। गुचेन खुशी से मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस खबर का इंतजार करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत ही बड़ा बीस्ट फाइटिंग एरिना दिखाया जाता है जहाँ एक बड़ा सा पत्थर जैसा गैंडा और एक खतरनाक पर्पल सांप आपस में भयानक तरीके से लड़ रहे थे। गुचेन और वही लियांग प्रिंस वहाँ VIP सीट्स पर बैठे हुए थे। प्रिंस अपना बेटिंग कार्ड टेबल पर जोर से पटकता है और गुस्से में कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं लगातार 3 मैचेस हार गया हूँ, मेरा बहुत नुकसान हो गया है। गुचेन उसे समझाता है कि हमेशा याद रखना, इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ होती है, बाकी सब किस्मत का खेल है। तभी वहाँ जियांग रुओशी आती है और प्रिंस से हंसते हुए कहती है कि मैं तो पहले ही अपना मैच जीत चुकी हूँ, अब तुम्हारा क्या होगा? प्रिंस परेशान होकर पूछता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब चल रही है। जियांग रुओशी उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छी एडवाइस देती हूँ, तुम इस गुचेन के साथ बैटिंग मत करो। मेरा भाई हमेशा बहुत सोच समझ कर बैट लगाता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उसके बिल्कुल ऑपोजिट बैट लगानी चाहिए, तभी तुम जीतोगे। गुचेन प्रिंस से कहता है कि मैं तुम्हें 100,000 स्पिरिट स्टोन्स देता हूँ, तुम इस सर्वेंट गर्ल को यहाँ से भेज दो ताकि मैं थोड़ी शांति से बैठ सकूं और मैच एंजॉय कर सकूं। प्रिंस खुश होकर स्टोन्स रख लेता है और कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छे भाई हो। वो उस सर्वेंट गर्ल को वहाँ से भेज देता है और गुचेन से कहता है कि मैं इन बीस्ट्स के बारे में बहुत अच्छी रिसर्च करता हूँ, हम इनके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं ताकि अगली बेट जीत सके। लेकिन गुचेन और जियांग रुओशी वहाँ से उठकर चले जाते हैं। गुचेन कहता है कि यहाँ की बेटिंग मार्केट अब क्लोज हो चुकी है, चलो हम बाहर चलते हैं। बाहर मार्केट में चलते हुए जियांग रुओशी गुचेन से कहती है कि आज तुमने जो डाओ के बारे में लेक्चर दिया उससे लगता है कि तुम लोगों के भले के बारे में बहुत सोचते हो। गुचेन सच बताते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अकेले इस पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता, मैं बस इतना कर सकता हूँ कि मैं खुद को और अपने करीबी लोगों को सेफ रखूं, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। इस दुनिया में हर किसी की किस्मत पहले से तय होती है, तुम्हें भी अपनी लिमिट के हिसाब से ही काम करना चाहिए। जियांग रुओशी उसकी इस बात से इम्प्रेस होती है और कहती है कि मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया, चलो अब मुझे कुछ शॉपिंग करवा दो, मैं इतनी आसानी से बाहर नहीं आती, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा मूड खराब हो और मैं किसी के साथ भी ऐसे ही शादी नहीं करूंगी। तुम बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम किसी गलत इंसान से पंगा ना लो। इसके बाद हम देखते हैं कि गुचेन और जियांग रुओशी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने से एक सफेद कपड़ों वाला आदमी अपने ढेर सारे साथियों के साथ आता है। ये आदमी बाई लुओयू था जो कि चांगशिंग होली लैंड का एक बड़ा और पावरफुल डिसाइपल था। गुचेन उसे देखकर हाथ जोड़ता है और कहता है कि डाओइस्ट फ्रेंड, लगता है हमारी किस्मत में मिलना लिखा था। बाई लुओयू थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि मुझे अभी थोड़ा जरूरी काम है, हम बाद में बात करेंगे। तभी गुचेन की नजर बाई लुओयू के पीछे खड़े एक लड़के पर पड़ती है। ये और कोई नहीं बल्कि ये फान था। गुचेन गुस्से में कहता है कि ये फान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम्हें डुआनहुन वैली में सजा मिली थी और अभी कुछ ही महीने बीते हैं, तुम वहाँ से भागकर यहाँ कैसे आ गए? मैं किंगयुन सेक्ट का प्रोटेक्टर एल्डर हूँ और आज मैं तुम्हें पकड़कर वापस ले जाऊंगा और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बाई लुओयू तुरंत आगे आकर गुचेन को रोक लेता है और कहता है कि गु डाओइस्ट, तुम मुझे इस तरह डरा नहीं सकते। तुम्हारा किंगयुन सेक्ट एक बहुत ही छोटा सा सेक्ट है, उसकी हमारे चांगशिंग होली लैंड के सामने कोई औकात नहीं है। गुचेन कामली कहता है कि चांगशिंग होली लैंड बड़ा जरूर है
लेकिन वो हमारे किंगयून सेक्ट के इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं दे सकता और तुम भी हमारे सेक्ट के रूल्स को इस तरह नहीं तोड़ सकते। बाई लुओयू कहता है कि मेरा दोस्त तुम्हारे सेक्ट में बहुत नाइंसाफी झेल रहा था, इसलिए उसने बगावत की। अब वो हमारे चांगशेंग होली लैंड का हिस्सा बनने वाला है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ और इसे हमारे होली लैंड से पकड़ कर दिखाओ। गुचेन समझ जाता है कि ये लोग सीधी तरह नहीं मानेंगे। वो वहाँ मौजूद भीड़ की तरफ देखता है और जोर से बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि दोस्तों, हमने इतनी मेहनत से एक जीनियस डिसाइपल को बड़ा किया और अब ये लोग अपनी ताकत का फायदा उठाकर उसे हमसे छीन कर ले जा रहे हैं। अगर इन्होंने एक बार कह दिया तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या ये लोग हम छोटे सेक्ट्स को दबाकर नहीं रख रहे? भीड़ में खड़े लोग गुचेन की बात सुनकर उसके सपोर्ट में आने लगते हैं और बाई लुओयू को बुरा भला कहने लगते हैं। बाई लुओयू समझ जाता है कि गुचेन पब्लिक सिंपैथी गेन कर रहा है और इससे उनके होली लैंड की बदनामी होगी। वो गुचेन से कहता है कि तुम बताओ, तुम्हें इस बात को शांति से खत्म करने के लिए क्या चाहिए? गुचेन मुस्कुराता है और कहता है कि चलो एक डील करते हैं। ये फान को तुमने पाला है और इस पर बहुत खर्चा किया होगा। तुम मुझे इसका कंपनसेशन दे दो तो मैं इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगा। बाई लुओयू कहता है कि ठीक है, तुम सीधे पॉइंट पर आए। हमारे होली लैंड के डिसाइपल्स ऐसी छोटी बातों पर बहस नहीं करते। तुम बताओ, तुम्हें कितने स्पिरिट स्टोन्स चाहिए? गुचेन बिना सोचे समझे कहता है कि मुझे 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। इसके बाद ये जीनियस हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। ये फान गुस्से में आकर कहता है कि गुचेन, तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो। मैं अपनी मेहनत से कल्टीवेशन करता हूँ। तुमने मुझे किसी आइटम की तरह बेचने का फैसला कैसे किया? बाई लुओयू ये फान को चुप करवाता है और कहता है कि ये एक जीनियस है। 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स, इसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। पिछले दिनों ऑक्शन में हम कुछ नहीं खरीद पाए थे, इसलिए आज ये हमें सस्ता लग रहा है। अगर मैं इसकी कीमत नहीं चुकाऊंगा तो लोग कहेंगे कि चांगशेंग होली लैंड कंजूस है। बाई लुओयू तुरंत अपने स्टोरेज बैग से 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स निकालकर गुचेन को दे देता है। गुचेन उन स्टोन्स को खुशी से रख लेता है और कहता है कि ठीक है, अब से ये फान का किंगयून सेक्ट से कोई वास्ता नहीं है। जैसे ही डील पूरी होती है, गुचेन के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने एक चाइल्ड ऑफ फॉर्च्यून को सक्सेसफुली बेच दिया है और इसके बदले में उसे 5000 विलन पॉइंट्स मिले हैं। गुचेन ये फान से कहता है कि अब जाओ और अपने नए मास्टर्स के साथ मजे करो। ये फान गुस्से में गुचेन को घूरता है और सोचता है कि जब मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो मैं इस गुचेन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बड़ा सा हॉल दिखाया जाता है जहाँ ढेर सारे एल्डर्स बैठे हुए थे। एक बूढ़ा एल्डर कहता है कि ये गुचेन सच में बहुत अजीब है। पूरा किंगयून सेक्ट मिलकर भी 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स जमा नहीं कर सकता और इसने एक ही झटके में चांगशेंग होली लैंड से इतनी बड़ी रकम निकाल ली। दूसरा एल्डर कहता है कि मैंने सुना है ये गुचेन लुओ युनशुआंग का डाओ कंपेनियन है। ये सुनकर पहला एल्डर कहता है कि तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसने कल्टीवेशन की दुनिया में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। उसने अपने ही सेक्ट के डिसाइपल को बेच दिया। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ जियाओ छियानहान अपने अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम में बैठा होता है। वो उस थंडर फ्लेम डिवाइन फायर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। वो खुशी से पागल हो रहा था और कहता था कि आखिरकार मैंने इस फायर को हासिल कर लिया। कल जब मैं इसका यूज करूंगा तो मैं सबको हरा दूंगा। गुचेन, तुम बस मेरा इंतजार करो। लेकिन तभी वो आग अचानक एक बहुत बड़े लाल ड्रैगन में बदल जाती है। ये वही गुचेन का फेक फायर ड्रैगन था। ड्रैगन जियाओ छियानहान पर दहाड़ता है और वहाँ से उड़ जाता है। जियाओ छियानहान को इस अचानक हमले से बहुत बड़ा झटका लगता है और वो खून थूकते हुए जमीन पर गिर जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि ये नहीं हो सकता। मैंने 3 साल तक इस फायर को रिफाइन करने की कोशिश की और ये नकली निकली। अगले दिन गुचेन वही बेटिंग एरिना में जाता है। वहाँ का मैनेजर उसे देखकर कहता है कि गु डाओइस्ट, आइए आइए, आज आप किस पर बेट लगाएंगे? गुचेन कहता है कि मुझे कल के चौथे मैच पर बेट लगानी है और मैं खुद पर बेट लगाऊंगा। मैं 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की बेट लगाता हूँ कि मैं जीतूंगा। ये सुनकर प्रिंस और मैनेजर दोनों हैरान रह जाते हैं। प्रिंस कहता है कि भाई, तुम सच में बहुत कॉन्फिडेंट हो। मैंने लुओ होंगलुआन का गोल्ड कार्ड ले लिया है। अगर मैं हारा तो वो मुझे मार डालेगी। मैनेजर घबराते हुए कहता है कि गु डाओइस्ट, 10 मिलियन की बेट बहुत बड़ी है, मुझे अपने बॉस से पूछना पड़ेगा। गुचेन कहता है कि जल्दी जाओ और पूछ कर आओ। प्रिंस गुचेन से कहता है कि भाई, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम जीतोगे? गुचेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। प्रिंस खुश होकर 1 मिलियन की बेट गुचेन पर लगा देता है। सीन शिफ्ट होता है और गुचेन तियानलुआन डाओइस्ट के कमरे में जाता है। तियानलुआन डाओइस्ट उसे देखकर घबरा जाती हैं और पूछती हैं कि तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? गुचेन सीरियस होकर कहता है कि कल जियाओ छियानहान को हर हाल में मारना होगा। ये काम मो फैमिली के हाथों से नहीं होना चाहिए। तुम वैसा ही करना जैसा मैंने तुम्हें बताया है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तियानलुआन डाओइस्ट हाँ में सिर हिलाती हैं। टूर्नामेंट का वक्त आ जाता है। जियाओ छियानहान स्टेज पर हवा में उड़ता हुआ आता है। उसके चारों तरफ पर्पल लाइटनिंग चमक रही थी। वो बहुत ही एरोगेंट टोन में चिल्लाता है कि गुचेन, कहाँ छुपे हो? बाहर आओ और मेरा सामना करो। गुचेन शांति से स्टेज पर आता है। जियाओ छियानहान उसे देखते ही अपना सबसे बड़ा खजाना झेनशियान सील निकालता है और गुचेन पर एक बहुत बड़ा गोल्डन अटैक करता है। लेकिन गुचेन अपनी जगह से हिलता तक नहीं और एक ही झटके में उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। जियाओ छियानहान हैरान रह जाता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। गुचेन कोल्डली कहता है कि तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है,
वहीं ऑडियंस में लुओ युनशुआंग और गु चेन का एक डुप्लीकेट बैठे होते हैं। लुओ युनशुआंग गु चेन से पूछती है कि तुमने उन लोगों से 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स ठग लिए, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम पर हमला करेंगे? गु चेन हंसते हुए कहता है कि डर कैसा, उनके पास ताकत होनी चाहिए तभी वो कुछ कर पाएंगे। ये फान को उन्होंने एक आइटम की तरह खरीदा है, इसलिए वो कभी भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। दूसरी तरफ तियानलुआन डाओइस्ट अपने कमरे में गुस्से में बैठी होती हैं। वो कहती हैं कि मो युन उस आग को दोबारा यूज करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब हम यहाँ से जाएंगे तो मैं उससे वो आग छीन लूंगी। टूर्नामेंट में वापस जियांग रुओशी गु चेन के पास आती है और कहती है कि आज के मैच में तुम जरूर जीतोगे। गु चेन उससे पूछता है कि तुमने कितनी बेट लगाई थी। जियांग रुओशी बताती है कि उसने 100,000 स्पिरिट स्टोन्स लगाए थे। गु चेन हंसता है और कहता है कि तुमने बहुत कम लगाए, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था क्या? जियांग रुओशी मुस्कुराती है और कहती है कि मैंने 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स खुद पर लगाए हैं। मैं हाफ स्टेप डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में हूँ, मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। तभी स्टेज पर ये फान आता है और जियांग रुओशी को चैलेंज करता है। वो कहता है कि जियांग रुओशी, तुम एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो, आज मैं तुम्हें हराकर अपना नाम बनाऊंगा। जियांग रुओशी शांति से स्टेज पर जाती है। ये फान अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपना ताइशुआन स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। आसमान से ढेर सारी ग्लोइंग स्वॉर्ड्स जियांग रुओशी की तरफ गिरती हैं, लेकिन जियांग रुओशी बिल्कुल नहीं डरती। वो अपनी हाओरान राइटियस ची एक्टिवेट करती है। एक बहुत ही पावरफुल और प्योर व्हाइट एनर्जी उसकी बॉडी से निकलती है और 1 सेकंड में ये फान की सारी स्वॉर्ड्स को तोड़ देती है। ये फान इस अटैक को झेल नहीं पाता और बुरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलता है। वो डरी हुई आंखों से जियांग रुओशी को देखता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है? मेरी इनविंसिबल स्वॉर्ड हाथ टूट गई। जियांग रुओशी कोल्डली उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारा लेवल अभी बहुत छोटा है, अगली बार मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। सीन के एंड में बाई लुओयू गु चेन के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा वो ताइशुआन स्वॉर्ड फॉर्मेशन सच में बहुत पावरफुल था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग होगे। गु चेन शांति से मुस्कुराता है और कहता है कि अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है। तो सीन की शुरुआत में हम देखते हैं कि गु चेन एक व्हाइट कपड़ों वाले कल्टीवेटर के सामने बिल्कुल शांत खड़ा होता है। माहौल में एक अजीब सी टेंशन होती है क्योंकि वो व्हाइट कपड़ों वाला बंदा अपनी स्वॉर्ड को हवा में पॉइंट करता है और एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड एरे एक्टिवेट कर देता है। उसके आसपास बहुत सारी ग्लोइंग स्वॉर्ड्स हवा में फ्लोट करने लगती हैं। गु चेन उसकी इस टेक्निक को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। गु चेन उस बंदे से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मूव्स को कॉपी करने की? तुम्हें लगता है कि तुम इस टेक्निक को मुझसे बेहतर जानते हो? तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली झांशियान स्वॉर्ड एरे आखिर होता क्या है और इसको कैसे यूज किया जाता है। ये कहते ही गु चेन अपनी पावर्स को रिलीज करता है। गु चेन की ऑरा इतनी मैसिव होती है कि आसपास की हवा तक वाइब्रेट करने लगती है। उसके आसपास जो स्वॉर्ड्स अपीयर होती हैं, वो उस व्हाइट कपड़ों वाले बंदे की स्वॉर्ड से कहीं ज्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव लग रही थी। गु चेन बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना अटैक लॉन्च कर देता है। वो व्हाइट कपड़ों वाला बंदा इस अटैक के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। उसकी सारी स्वॉर्ड्स 1 सेकंड में शैटर हो जाती हैं और वो बुरी तरह से डिफीट होकर जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है और वो गु चेन के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि गु डाओइस्ट, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस तुम्हारी पावर से इम्प्रेस होकर तुम्हें चैलेंज करने आया था, मेरा और कोई बुरा इरादा नहीं था। तभी गु चेन के माइंड में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आता है कि उसने सक्सेसफुली इस बंदे से 30 साल का लाइफ स्पैन हासिल कर लिया है। गु चेन उसकी इस हालत पर तरस खाने के बजाय एक पिल निकालता है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये बोन कनेक्टिंग पिल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं है तुम्हारी इस हालत के लिए? वो बंदा परेशान होकर कहता है कि गु डाओइस्ट, इस बारे में कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। गु चेन गुस्से में कहता है कि जब तुमने खुद आकर मुझे चैलेंज किया था तो अब नेगोशिएशन कैसी? ये बोलकर गु चेन उसको एक जोरदार किक मारता है और वो बंदा हवा में उड़ता हुआ वहाँ से बहुत दूर जा गिरता है। गु चेन कहता है कि अगली बार मेरे सामने आने की गलती मत करना, वरना इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार जिंदा नहीं बचोगे। इसके बाद सीन थोड़ा आगे बढ़ता है और एक और नया ओपोनेंट गु चेन के सामने आ जाता है। ये बंदा भी काफी ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था। गु चेन उसे देखकर थोड़ा सीरियस होता है और कहता है कि तुम्हारा नाम काफी मशहूर है, लेकिन तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि जियाओ छियानहान ने अभी तक थंडर फ्लेम डिवाइन फायर को रिफाइन नहीं किया है और अब ये खतरनाक फायर मेरे पास है क्योंकि मैं इसको पूरी तरह से रिफाइन कर चुका हूँ। गु चेन के इतना बोलते ही सिस्टम उसको एक बार फिर नोटिफाई करता है कि उसने इस नए ओपोनेंट से भी 50 साल का लाइफ स्पैन हासिल कर लिया है। ये सुनकर वो ओपोनेंट गुस्से में पागल हो जाता है और अपनी खतरनाक लाइटनिंग पावर्स को एक्टिवेट करके सीधा गु चेन पर अटैक कर देता है। उसकी लाइटनिंग स्ट्राइक्स बहुत ही फास्ट और डेडली थी, लेकिन गु चेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। गु चेन बस अपनी आंखों से एक पावरफुल ब्लू फ्लेम रिलीज करता है
ये फ्लेम सीधा उस ओपोनेंट के लाइटनिंग अटैक को डिस्ट्रॉय करती हुई उसके सीने पर जा लगती है। ये थंडर फ्लेम डिवाइन फायर इतनी खतरनाक थी कि वो बंदा वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। वो दर्द से चिल्लाता है और अपने फादर को मदद के लिए पुकारता है कि मुझे बचा लीजिए। तभी वहाँ पर एक पर्पल कपड़ों वाला आदमी अपीयर होता है जो कि मो सिटी लॉर्ड था। ये वही आदमी था जो इस तड़पते हुए लड़के का फादर था। वो लड़का तड़पते हुए अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है कि आपने अपने ही बेटे को मरवा दिया, मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ। और ये कहते ही वो लड़का उस ब्लू फ्लेम में पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरता देख मो सिटी लॉर्ड गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक मैसिव डार्क पर्पल एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और गू चेन पर फेंक देता है। लेकिन गू चेन बिना किसी डर के बस अपना एक हाथ आगे करता है और उस मैसिव एनर्जी बॉल को इजीली शैटर कर देता है। गू चेन की इस अनबिलीवेबल ताकत को देखकर मो सिटी लॉर्ड भी हैरान रह जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। गू चेन बड़े आराम से कहता है कि इस तरह के कचरे का मर जाना ही बेहतर है, इससे कम से कम रिसोर्सेज तो बचेंगे। गू चेन को सिस्टम से मो सिटी लॉर्ड का 50 साल का लाइफ स्पैन भी सक्सेसफुली मिल जाता है। गू चेन मो सिटी लॉर्ड की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है कि ये मत सोचना कि इटर्नल होली लैंड तुम्हारे पीछे खड़ा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो और मैं डर जाऊंगा। गू चेन की ऐसी खतरनाक वार्निंग सुनकर मो सिटी लॉर्ड समझ जाता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम गू चेन को एक शांत कमरे में ध्यान लगाते हुए देखते हैं। उसके सामने वही पावरफुल ब्लू थंडर फ्लेम फ्लोट कर रही होती है जिसको वो और ज्यादा रिफाइन कर रहा था। तभी वहाँ पर लुओ युनशुआंग आती है। वो गू चेन को देखकर कहती है कि इस बार के डाउ डिस्कशन कॉन्फ्रेंस में तो तुमने सच में बहुत बड़ा फायदा उठाया है। स्पिरिट स्टोन्स और ये इतनी पावरफुल डिवाइन फायर सब कुछ तुमने अकेले ही हासिल कर लिया। गू चेन मुस्कुराता है और कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो आगे और भी बहुत कुछ करना बाकी है। दूसरी तरफ हम लियांग डायनेस्टी की एम्प्रेस को देखते हैं जो अपने ग्रैंड थ्रोन पर बैठी होती है। उसके सामने एक जनरल घुटनों के बल बैठा होता है। एम्प्रेस उस जनरल को उसकी वफादारी और सर्विसेज के लिए एक बहुत ही रेयर 9 पैटर्न डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन पिल रिवॉर्ड करती है। एम्प्रेस कहती है कि खुद को ताकतवर बनाना ही इस दुनिया में सर्वाइव करने का सबसे बड़ा रूल है, इसलिए इस पिल का यूज करके अपनी ताकत बढ़ाओ। इसके बाद सीन वापस गू चेन पर आता है। हम गू चेन और एक व्हाइट बालों वाली खूबसूरत लड़की युनशुआंग को एक ऊंचे पहाड़ पर देखते हैं। गू चेन अपनी पावर्स का यूज करके युनशुआंग को डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन रेल में ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रहा था। गू चेन कहता है कि युनशुआंग अपने माइंड को फोकस रखो, मैं अपने प्योर यांग सोर्स का यूज करके तुम्हें जबरदस्ती इस रेल में ब्रेक थ्रू करवाऊंगा। ये सब कुछ दूर से लुओ युनशुआंग देख रही होती है। वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि गू चेन अपनी जान खतरे में डाल रहा है, दूसरे को अपनी पावर्स देना बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन जब वो गू चेन का डीप फाउंडेशन और उसकी अनबिलीवेबल ऑरा देखती है तो वो हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि गू चेन आखिर किस मिट्टी का बना है। उसने एक ही महीने में एक नया डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर तैयार कर दिया। युनशुआंग के ब्रेक थ्रू प्रोसेस के स्टार्ट होते ही आसमान में अचानक काले बादल छा जाते हैं और खतरनाक लाइटनिंग चमकने लगती है। गू चेन आसमान की तरफ देखकर कहता है कि 49 हेवनली लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशंस आएंगी। देखते हैं कि हेवनली डाओ इस बार क्या कर सकता है। युनशुआंग अपनी स्वॉर्ड लेकर हवा में उड़ती है और उन लाइटनिंग स्ट्राइक्स का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। एक के बाद एक लाइटनिंग स्ट्राइक्स उस पर गिरती हैं, लेकिन युनशुआंग पूरी हिम्मत के साथ उनका सामना करती है। आखिर में वो अपनी स्वॉर्ड से आखिरी और सबसे पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और इसी के साथ वो सक्सेसफुली डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के फर्स्ट लेयर में एंटर कर जाती है। ये खबर जब लियांग एम्प्रेस को मिलती है तो वो भी हैरान रह जाती है कि गू चेन ने इतनी जल्दी किसी को डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म तक पहुंचा दिया। वो अपने मन में सोचती है कि गू चेन ने अपनी कितनी ताकत छुपा रखी है, मुझे किसी न किसी तरह उसको लियांग सिटी बुलाना ही होगा ताकि मैं उसकी असली ताकत का अंदाजा लगा सकूं। सीन शिफ्ट होता है और हम झेंगयांग पैलेस के अंदर का माहौल देखते हैं जो कि बहुत टेंस था। वहाँ पर एक व्हाइट कपड़ों वाला बंदा, एक एल्डर जिसका नाम फांग छिंगमिंग था, उससे काफी रूड टोन में बात कर रहा होता है। वो व्हाइट कपड़ों वाला बंदा कहता है कि फांग डाओइस्ट इटर्नल होली लैंड का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, लियांग डायनेस्टी को अब अपना ट्रिब्यूट बढ़ाना पड़ेगा। अगर बाकी 3 कंट्रीज ने तुम पर हमला किया तो याद रखना कि इटर्नल होली लैंड तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा अगर तुमने ट्रिब्यूट नहीं बढ़ाया। ये धमकी सुनकर एल्डर फांग छिंगमिंग गुस्से में अपनी छड़ी जमीन पर जोर से मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह धमकी देने की। वो बंदा हंसते हुए एरोगेंटली कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक नया डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इटर्नल होली लैंड के सामने कुछ भी हो, तुम्हारी औकात अभी भी वही है। तभी अचानक वहाँ पैलेस के बड़े दरवाजे खुलते हैं और गू चेन वहाँ पूरी शान से एंटर करता है। गू चेन आते ही उस बंदे को पॉइंट करके कहता है कि इटर्नल होली लैंड आखिर है क्या चीज जो तुम यहाँ आकर कुत्तों की तरह भौंक रहे हो। वो व्हाइट कपड़ों वाला बंदा गू चेन को देखते ही पहचान लेता है और गुस्से में कहता है कि तुम वही गू चेन हो ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इटर्नल होली लैंड को गाली देने की, तुम तो सीधा अपनी
अपनी मौत को बुला रहे हो। गू चेन को तुरंत अपने सिस्टम से प्रॉम्प्ट मिलता है कि उसने इस बंदे का 50 साल का लाइफ स्पैन ले लिया है। एल्डर फांग छिंगमिंग हैरान रह जाता है कि उस व्हाइट कपड़ों वाले बंदे की पावर्स और लाइफ स्पैन अचानक कम कैसे हो गए। गू चेन उस बंदे के बिल्कुल करीब जाता है और कहता है कि जाकर अपने होली एम्परर को बता दो कि लियांग डायनेस्टी को अब मैं प्रोटेक्ट करूंगा। अगर तुमने दोबारा यहाँ आकर इस तरह की बकवास की तो मैं खुद इटर्नल होली लैंड आकर तुम्हारे गेट्स को हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। ये बोलकर गू चेन उस बंदे को एक जोरदार किक मारता है। वो बंदा पैलेस की सीढ़ियों से बुरी तरह लुढ़कता हुआ बाहर जा गिरता है। रात का वक्त होता है और हम चेन चांगेंगी को एक कमरे में 2 लड़कियों के साथ आराम से सोते हुए देखते हैं। अचानक गू चेन वहाँ अपीयर होता है। चेन चांगेंगी हड़बड़ाकर उठता है और गू चेन को देखकर घबरा जाता है। वो पूछता है कि चेन ब्रदर, तुम यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे हो? गू चेन बहुत ही सीरियस टोन में कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने नहीं आया हूँ। जिसने भी मेरे खिलाफ बुरी नियत रखी है उसको इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। चेन चांगेंगी समझ जाता है कि गू चेन उसे मारने आया है। वो तुरंत अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है, लेकिन गू चेन उससे कहीं ज्यादा फास्ट था। गू चेन एक ग्लोइंग फ्लाइंग स्वॉर्ड यूज करता है जो सीधा चेन चांगेंग के सीने के आर पार हो जाती है। चेन चांगेंग वहीं बेड पर ढेर हो जाता है। गू चेन उसकी डेड बॉडी को देखकर कोल्डली कहता है कि तुम खुद को बहुत होशियार समझते थे, अब देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ब्लू मून एम्प्रेस, जिसका नाम बेक्यूए वेनलान था, उस पर आता है। वो अपने थ्रोन पर बैठी होती है। उसके सामने वही व्हाइट कपड़ों वाला बंदा जिसका नाम बाई लुओयू था खड़ा होता है। बाई लुओयू कहता है कि एम्प्रेस, इटर्नल होली लैंड के होली एम्परर ने आर्डर दिया है कि लियांग डायनेस्टी पर हमला करने की तैयारी करो। एम्प्रेस वेनलान थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि मैं समझ गई, लेकिन पहले मुझे युनलान सिटी जाकर चेन चांगेंगी की मौत की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। बाई लुओयू कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जब वो दोनों हवा में उड़ते हुए जा रहे होते हैं तो अचानक गू चेन उनका रास्ता रोक लेता है। बाई लुओयू गू चेन को देखते ही गुस्से में पागल हो जाता है। वो कहता है कि गू चेन, आज मैं अपने टूटे हुए हाथ का बदला तुझसे लेकर रहूंगा। ये बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर गू चेन पर हमला करने ही वाला होता है कि एम्प्रेस वेनलान उसको रोक लेती है। एम्प्रेस वेनलान बाई लुओयू से कहती है कि क्या तुम 2 बड़े होली लैंड्स के बीच एक नई जंग शुरू करवाना चाहते हो? गू चेन की ताकत को कम समझने की गलती मत करो। इसके बाद एम्प्रेस वेनलान आगे आकर गू चेन से पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देती है। गू चेन को उसी वक्त सिस्टम प्रॉम्प्ट आता है कि उसने एम्प्रेस वेनलान की 9 प्रोफाउंड चांट टेक्निक को सक्सेसफुली कॉपी कर लिया है। गू चेन अपने मन में सोचती है कि एक डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म की एम्प्रेस की टेक्निक भी कुछ खास नहीं है। एम्प्रेस वेनलान गू चेन से पूछती है कि गूडाओइस्ट, क्या तुम भी चेन चांगेंगी की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने आए हो? अगर हाँ, तो हम एक साथ चलकर इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। गू चेन साफ मना कर देता है और कहता है कि इस बाई लुओयू की नियत मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं इसके साथ ट्रैवल नहीं करूंगा। एम्प्रेस वेनलान उसको अश्योर करती है कि गूडाओइस्ट, तुम टेंशन मत लो, चेन चांगेंगी ऑलरेडी मर चुका है और मैं इस बाई लुओयू का साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। गू चेन बाई लुओयू की तरफ गुस्से से देखता है और उसको धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन फेयर फाइट में हराऊंगा और उस दिन तुम नहीं बचोगे। इसके बाद गू चेन वहाँ से चला जाता है। गू चेन और एम्प्रेस वेनलान उस तबाह हुए कमरे में पहुंचते हैं जहाँ चेन चांगेंगी मारा गया था। एम्प्रेस वेनलान आसपास की तबाही को देखती है और कहती है कि अटैक इतना तेज और प्रिसाइज था कि उसे अपनी पावर्स यूज करने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। ये किसी हाई लेवल नैसेंट सोल स्वॉर्ड कल्टिवेटर का काम लगता है। गू चेन बड़े आराम से कहता है कि हाँ, ये मैंने ही किया है। एम्प्रेस वेनलान ये सुनकर थोड़ी हैरान होती है और कहती है कि चेन चांगेंगी चांगले पैलेस का एक बहुत ही टैलेंटेड और इम्पोर्टेंट डिसाइपल था। उसका इस तरह मरना एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। मुझे आशा है कि मैं सच्चाई पता लगाकर इटर्नल होली लैंड को रिपोर्ट कर सकूंगी। वो आगे कहती है कि मरने वाले ने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन में काफी टाइम लगेगा। गू चेन कहता है कि मुझे ये पहेलियां और राउंड अबाउट बातें पसंद नहीं है, सीधे सीधे कहो तुम क्या चाहती हो। एम्प्रेस वेनलान एक ग्लोइंग जेड निकालकर गू चेन की तरफ करती है और कहती है कि इसमें 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स हैं। तुम मेरी मदद करो इटर्नल होली लैंड को एक्सप्लेन करने में, ताकि उनको मुझ पर शक ना हो। गू चेन को सिस्टम प्रॉम्प्ट आता है कि उसने 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स एज हश मनी रिसीव कर लिए हैं। गू चेन स्टोन्स रख लेता है और कहता है कि ठीक है, ये मसला मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो दिखाने के लिए होनी चाहिए ताकि किसी को हम पर शक ना हो। एम्प्रेस वेनलान कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हें कोई परेशानी हो। इसके बाद गू चेन एक डार्क और क्रीपी डंजियन में जाता है जहाँ एक खतरनाक डीमन जिसका नाम शामो था, हेवी ग्लोइंग चेन से बंधा हुआ था। गू चेन उसके पास जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे लिए एक 5th लेयर डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर को मार दो तो मैं तुम्हारी ये चेन्स हमेशा के लिए खोल दूंगा। डीमन ये ऑफर सुनकर तुरंत मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम गू चेन को एक खूबसूरत गार्डन में लियांग प्रिंसेस जियांग रुओशी के साथ बैठा चाय पीता देखते हैं। गू चेन उसको बताता है कि लियांग डायनेस्टी में जो नया बड़ा स्पिरिट माइन मिला है उस पर इटर्नल होली लैंड की बुरी नजर है। बाई लुओयू का असली मकसद तुम नहीं बल्कि पूरा लियांग डायनेस्टी है। जियांग रुओशी गुस्से में कहती है कि मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, चाहे चारों देशों की फौज एक साथ हम पर हमला क्यों ना कर दे। गू चेन उसको शांत करता है और कहता है कि टेंशन मत लो, इटर्नल होली लैंड इतनी आसानी से कुछ नहीं करेगा क्योंकि उन्हें भी अपने नुकसान का डर है। तभी वहाँ लियांग सिटी की
स्ट्रीट्स पर बाई लुओयू पूरी शान और एरोगेंस के साथ चलते हुए आता है। गुचेन और जियांग रुओशी उसके सामने आते हैं। बाई लुओयू गुचेन को टॉन्ट करता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। गुचेन जियांग रुओशी से कहता है कि इसकी हरकतों के बारे में तुरंत होली लैंड को रिपोर्ट करो। बाई लुओयू गुस्से में कहता है कि तुम मुझे धमका रहे हो। गुचेन उसकी आंखों में देखकर अग्रेसिवली कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अभी के अभी लियांग से दफा हो जाओ। बाई लुओयू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। गुचेन एक शांत पैविलियन में अकेला बैठा होता है और एक एप्पल खा रहा होता है। तभी वहाँ वो डीमन शामो अपीयर होता है। डीमन को लगता है कि गुचेन सिर्फ एक वीक नेसेंट सोल कल्टिवेटर है और वो उसको इजीली मार देगा। डीमन हंसते हुए कहता है कि आज तुम्हारी मौत पक्की है। गुचेन बिल्कुल शांत रहता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलतफहमी पाल ली है। ये बोलकर गुचेन अचानक अपनी 5th लेयर डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन की पावरफुल ऑरा रिलीज करता है। डीमन ये मैसिव पावर देखकर बुरी तरह डर जाता है और समझ जाता है कि बाई लुओयू ने उसको धोखा दिया है। गुचेन एक डिवाइन एबिलिटी यूज करता है और गोल्डन चेन्स क्रिएट करके उस डीमन को बुरी तरह जकड़ लेता है। गुचेन समझ जाता है कि बाई लुओयू ने ही इस डीमन को उसे मारने भेजा था। गुचेन कहता है कि अगर बाई लुओयू मुझे मारना चाहता है तो उसको खुद मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि गुचेन एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है। बाई लुओयू हवा में उड़ते हुए वहां आता है और गुचेन को जिंदा देखकर हैरान होता है। गुचेन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी कब्र ढूंढ ली है। बाई लुओयू गुस्से में कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। गुचेन बिना टाइम वेस्ट किए अपना झांशियान स्वॉर्ड एरे एक्टिवेट करता है और हजारों ग्लोइंग स्वॉर्ड्स बाई लुओयू की तरफ शूट करता है। बाई लुओयू अपनी स्वॉर्ड से उनको ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गुचेन की एक ग्लोइंग ग्रीन स्वॉर्ड सीधा बाई लुओयू के सीने के आर पार हो जाती है और उसको वहीं मार देती है। सिस्टम से गुचेन को नोटिफिकेशन मिलती है कि उसने सक्सेसफुली अपने दुश्मन को मार दिया है और उसको सुप्रीम सोल, नॉरिशमेंट और प्योर यांग होली बॉडी सोर्स में एक बड़ा अपग्रेड मिला है। इटर्नल होली लैंड के एक सीक्रेट रूम में बाई लुओफैंग अपने ग्रैंडफादर के सामने घुटनों पर बैठा होता है। वो डरते हुए बताता है कि बाई लुओयू मारा गया है। उसका ग्रैंडफादर इस बात पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि ऐसे कचरे का मर जाना ही ठीक है। ग्रैंडफादर बाई लुओफैंग को आर्डर देता है कि वो तुरंत हेवनली एबिस जाए, क्योंकि वहाँ हेवनली इल्यूजन डिवाइन फायर अपीयर होने वाली है जो उसके कल्टीवेशन के लिए बहुत जरूरी है। बाई लुओफैंग कहता है कि मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। दूसरी तरफ गुचेन और एम्प्रेस वेनलान एक फ्लाइंग शिप पर खड़े होते हैं। एम्प्रेस वेनलान बताती है कि हेवनली इल्यूजन डिवाइन फायर 10 साल में अपीयर होने वाली है और उसके मास्टर चाहते हैं कि गुचेन वहाँ जाकर उस फायर को हासिल करे। गुचेन मुस्कुराता है और एक मैप निकाल कर दिखाता है। वो कहता है कि मेरे पास इसका मैप पहले से ही मौजूद है। एम्प्रेस वेनलान हैरान होती है कि गुचेन के पास इतनी रेयर चीज कहाँ से आई। शिप एक केव के सामने रुकती है। गुचेन और एम्प्रेस वेनलान अंदर जाते हैं। वहाँ पर एम्प्रेस वेनलान का मास्टर लिंगशु झेनजुन बैठा होता है। लिंगशु गुचेन को रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करता है। गुचेन ऑब्जर्व करता है कि लिंगशु की कल्टीवेशन टेक्निक इनकम्प्लीट है और वो सिर्फ 3rd लेयर तक ही पहुँच पाया है। गुचेन अपने पास से एक ग्लोइंग जेड निकालता है जिसमें उस टेक्निक का 4th लेयर का मंत्रा होता है और वो लिंगशु को दे देता है। लिंगशु उस मंत्रा को पढ़कर खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट था। लिंगशु गुचेन के सामने झुककर उसको शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि इटर्नल होली लैंड तुम्हारा हमेशा आभारी रहेगा। गुचेन को सिस्टम से प्रॉम्प्ट मिलता है कि उसने लिंगशु की 8th लेयर डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन, पीक कल्टीवेशन और वज्र सीक्रेट आर्ट को सक्सेसफुली कॉपी कर लिया है। बाहर आकर एम्प्रेस वेनलान गुचेन से पूछती है कि तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। गुचेन बताता है कि ये फान ने अपना कोर फॉर्म कर लिया है। एम्प्रेस वेनलान कहती है कि उसकी स्पीड काफी अच्छी है, हमें उसको जल्दी ही मार देना चाहिए इससे पहले कि वो हमारे लिए कोई बड़ा खतरा बन जाए। गुचेन कहता है कि हाँ, हेवनली एबिस सीक्रेट रेल्म में कोई रूल्स नहीं होते, वहाँ उसको मारना सबसे आसान होगा। आखिरी सीन में हम बाई लुओफैंग को देखते हैं। एम्प्रेस वेनलान गुचेन को बताती है कि बाई लुओफैंग बहुत ही एरोगेंट और खतरनाक इंसान है। बाई लुओफैंग अपने एक सबऑर्डिनेट से कह रहा होता है कि हेवनली एबिस में ये फान को छोड़कर बाकी सबको हम सिर्फ पाथ फाइंडिंग टूल्स की तरह यूज करेंगे। तो सीन की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुचेन और युन शुआंग एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। गुचेन बहुत ही कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव टोन में युन शुआंग से कह रहा होता है कि ये छोटा सा लियांग डायनेस्टी का पैलेस तो क्या चीज है, यहाँ तक कि पूरा का पूरा इटर्नल होली लैंड भी मेरे आगे कुछ नहीं है। गुचेन कहता है कि एक बार मुझे वो डिवाइन फायर मिल जाए, उसके बाद इन सबको मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। गुचेन का ये कॉन्फिडेंस देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपने आगे आने वाले किसी भी खतरे से बिल्कुल भी नहीं डरता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा इटर्नल होली लैंड के एक बहुत ही ग्रैंड और मैसिव हॉल में आते हैं। यहाँ पर एक बूढ़ा एल्डर अपने थ्रोन पर बैठा होता है और उसके हाथ में एक पुराना एंशिएंट स्क्रॉल होता है। वो एल्डर वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स और मास्टर्स से एड्रेस करते हुए कहता है कि बाकी होली लैंड्स और सेक्ट्स ये सोच रहे हैं कि हेवनली एबिस में अपने 2 डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के कल्टिवेटर्स को भेजकर उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है और वो बहुत
कॉन्फिडेंट घूम रहे हैं, लेकिन उनकी ये सबसे बड़ी भूल है। एल्डर उस एंशिएंट स्क्रॉल को खोलता है और बताता है कि इस पुरानी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कोई भी हेवनली एबिस के उस सीक्रेट रेल्म में एंटर करेगा, चाहे उसकी कल्टीवेशन किसी भी हाई लेवल पर क्यों ना हो, उस रेल्म के अंदर जाते ही उसकी पूरी पावर सप्रेस हो जाएंगी और हर एक कल्टीवेटर ऑटोमेटिकली गोल्डन कोर रेल्म में डाउनग्रेड हो जाएगा। ये रूल उस सीक्रेट रेल्म का सबसे बड़ा ट्रैप था, जिसके बारे में बाकी लोगों को कोई आइडिया नहीं था। ये सुनते ही वहाँ खड़ा ये फान बुरी तरह से घबरा जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। ये फान अपने मन में सोचती है कि अगर वहाँ पर सबकी कल्टीवेशन गोल्डन कोर रेल्म तक सप्रेस हो जाएगी, तो इसका मतलब गू चेन वहाँ पर सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा, क्योंकि गू चेन के बारे में ये बात पूरी दुनिया जानती थी कि सेम कल्टीवेशन रेल्म में उसको हराना नामुमकिन है। वो अपने रेल्म में कम्प्लीटली इनविंसिबल है। ये फान तुरंत घबराता हुआ अपने सीनियर बाई लुओफैंग, जो कि रेड कपड़ों में वहाँ खड़ा था, उसके पास जाता है और हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। ये फान कहता है कि सीनियर ब्रदर, सीक्रेट रेल्म में एंटर करने के बाद प्लीज आप लोगों को मेरी हिफाजत करनी होगी, मुझे उस गू चेन से बचा लीजिएगा। बाई लुओफैंग उसको अश्योर करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गू चेन एक जगह पर आराम से बैठा हुआ अपनी चाय पी रहा होता है। उसके आसपास बहुत सारे कल्टीवेटर्स बैठे होते हैं जो उससे डर रहे होते हैं। गू चेन बड़े ही शांत और कैजुअल अंदाज में उन सबसे कहता है कि तुम सब लोग इतना टेंशन मत लो, मैं कोई खून का प्यासा इंसान नहीं हूँ जो बिना बात के सबको मारता फिरे। गू चेन कहता है कि जब तक तुम लोग मेरे खिलाफ कोई बुरी नियत नहीं रखोगे या मेरे पीठ पीछे कोई प्लानिंग नहीं करोगे, तब तक मैं किसी से जबरदस्ती कोई ट्रेजर नहीं छीनूंगा। वो आगे कहता है कि अगर किसी की किस्मत अच्छी हुई और उसको वो डिवाइन फायर मिल गई, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उससे वो फायर नहीं छीनूंगा। ये सुनकर सब थोड़ा रिलैक्स होते हैं, लेकिन तभी गू चेन एक बहुत ही खतरनाक स्माइल देता है और कहता है कि हाँ, अगर तुम लोग उस डिवाइन फायर को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसकी आग में जलकर राख हो गए, तो फिर मैं उस फायर को जरूर उठा लूंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं गिरी हुई चीज नहीं उठाऊंगा। गू चेन की ये बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद सीन थोड़ा आगे बढ़ता है और हम एम्प्रेस वेनलान को देखते हैं, जो अपने ग्रीन कपड़ों में वहाँ आती है। वो गू चेन को देखकर थोड़ी हैरान होती है और कहती है कि गुड आउइस्ट, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में स्टेप इन कर लोगे। तुम्हारी स्पीड सच में अनबिलीवेबल है। गू चेन मुस्कुराता है और उससे कहता है कि क्या तुम भी हमारे साथ उस हेवनली एबिस में चलना चाहती हो। एम्प्रेस वेनलान कहती है कि चूंकि वो डिवाइन फायर अभी तक किसी की नहीं है, तो हमारा वहाँ जाना बनता है। वहाँ खड़े इटर्नल होली लैंड के बाकी डिसाइपल्स भी कहते हैं कि हम अपने मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही ये कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, गू चेन के माइंड में तुरंत एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आता है। सिस्टम उसको नोटिफाई करता है कि उसने सक्सेसफुली एक नई डिवाइन टेक्निक कॉपी कर ली है, जिसका नाम कुमू फैंक्चन यानी डेड ट्री मीट स्प्रिंग है। ये देखकर गू चेन अपने मन में सोचता है कि मेरी किस्मत काफी अच्छी चल रही है, शुरुआत में ही इतना अच्छा फायदा हो गया। वो अपनी चाय का कप उठाता है और कहता है कि चलो उम्मीद करते हैं इस सफर में हम सबको कुछ न कुछ अच्छा हासिल हो। अब सीन शिफ्ट होकर एक बहुत ही मैसिव और ग्रैंड फ्लाइंग शिप पर आता है, जो हवा में उड़ती हुई हेवनली एबिस की तरफ जा रही होती है। शिप के डेक पर गू चेन और एम्प्रेस वेनलान खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर वो रेड कपड़ों वाला बंदा बाई लुओफैंग चलते हुए उनके पास आता है। बाई लुओफैंग थोड़ा एरोगेंट टोन में एम्प्रेस वेनलान से कहता है कि लगता है तुम्हारे साथ ये जो बंदा खड़ा है, ये वही गू चेन है जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं। गू चेन उसको देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि तुम उस बाई लुओयू के भाई हो ना, जिसको मैंने मारा था। बाई लुओफैंग हंसते हुए कहता है कि मैं अपने उस बेवकूफ भाई की तरह कमजोर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर जानना चाहता हूँ कि जो अफवाहें उड़ रही हैं कि तुम सेम रेल्म में इनविंसिबल हो, क्या वो सच है या सिर्फ बकवास। जैसे ही बाई लुओफैंग ये बोलता है, गू चेन को एक बार फिर अपने सिस्टम से एक जबरदस्त प्रॉम्प्ट मिलता है। सिस्टम बताता है कि गू चेन ने सक्सेसफुली इस बाई लुओफैंग से 50 साल का लाइफ स्पैन हासिल कर लिया है और इसके साथ ही उसने एक बहुत ही खतरनाक अल्टीमेट फायर एलिमेंट डिवाइन टेक्निक कॉपी कर ली है, जिसका नाम फेन तियान झीनू यानी रैथ ऑफ बर्निंग हेवन है। गू चेन अपने मन में सोचता है कि ये इटर्नल होली लैंड वाले तो सच में चलते फिरते खजाने हैं, इनसे तो बहुत फायदा हो रहा है। गू चेन बाई लुओफैंग की आंखों में देखते हुए कहता है कि तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैं इनविंसिबल हूँ या नहीं, लेकिन उससे पहले तुम अपने पीछे खड़े उस ये फान से पूछ लो जिसका एक हाथ मैंने काट दिया था। ये सुनकर ये फान गुस्से में आगे आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि गू चेन, तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो, तूने जो मेरी बेइज्जती की थी और मेरा हाथ काटा था, उसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा। गू चेन बिल्कुल काम रहता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे निराश मत करना। इसके बाद गू चेन धीरे से ये फान को वार्न करता है कि इस सीक्रेट रेल्म के अंदर बाहर वाले कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते, यहाँ कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। गू चेन पलटकर युन शुआंग के पास जाता है और उसको स्लोली कहता है कि युन शुआंग, याद रखना, जैसे ही हम इस सीक्रेट रेल्म के अंदर जाएंगे और ये फान को अकेले पकड़ेंगे, हमें उसको जिंदा वापस नहीं आने देना है। ये दोनों, ये फान और बाई लुओफैंग, इस हेवनली एबिस से जिंदा बाहर नहीं निकलने चाहिए। युन शुआंग पूरी तरह
से एग्री करती है और कहती है कि मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। कुछ ही देर में उनकी फ्लाइंग शिप हेवनली एबिस के एंट्रेंस के ऊपर पहुंच जाती है। नीचे एक बहुत ही डीप और खतरनाक खाई होती है जिसके अंदर ग्रीन कलर का मियाज़मा और धुआं भरा होता है। अचानक वो धुआं क्लियर होने लगता है जिसका मतलब था कि एंट्रेंस खुल गया है। शिप पर मौजूद सभी कल्टिवेटर्स बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके उस खाई में छलांग लगा देते हैं। गुचेन और युन शुआंग भी एज पर आते हैं। गुचेन युन शुआंग का हाथ पकड़ता है और उसको समझाता है कि अंदर जाते ही एक अजीब सा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा जो हम सबकी कल्टीवेशन को दबाकर गोल्डन कोर रेल्म पर ले आएगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इस सप्रेशन का असर वहाँ के डीमन बीस्ट्स पर नहीं होगा। वो अपनी फुल पावर में रहेंगे, इसलिए अंदर जाते ही तुम मेरे बिल्कुल करीब रहना, 1 इंच भी दूर मत जाना। युन शुआंग कहती है कि तुम्हारे साथ चाहे जिंदगी हो या मौत, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये बोलकर दोनों एक साथ उस खाई में कूद जाते हैं। नीचे पहुंचते ही सीन एक घने और डार्क फॉरेस्ट में शिफ्ट होता है। गुचेन अकेला एक जगह पर लैंड करता है। वो अपनी बॉडी में एनर्जी को फील करता है और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मेरी कल्टीवेशन को सप्रेस करके गोल्डन कोर रेल्म के 9th लेयर पीक पर ला दिया गया है। गुचेन कॉन्फिडेंटली सोचता है कि जब तक मेरे सामने कोई नेसेंट सोल रेल्म का बड़ा डीमन बीस्ट नहीं आ जाता, तब तक इस पूरे सीक्रेट रेल्म में कोई भी आम कल्टीवेटर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। वो आसपास देखता है तो उसको रियलाइज होता है कि टेलीपोर्टेशन की वजह से युन शुआंग उससे काफी दूर चली गई है, लेकिन उसको ये फान की प्रेजेंस बिल्कुल अपने आसपास फील होती है। गुचेन अपने हाथ आगे करता है और अपनी पावर्स का यूज करके 3 अलग अलग कलर्स की पावरफुल फ्लेम्स क्रिएट करता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। वो उन फ्लेम्स को कमांड देता है कि जाओ और जाकर युन शुआंग को ढूंढ कर लाओ। वो तीनों फ्लेम्स हवा में उड़ती हुई अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाती हैं। गुचेन थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको एक शांत झील के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत और रेयर ग्लोइंग व्हाइट लोटस नजर आता है। गुचेन उस लोटस को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी झील का पानी जोर से उछलता है और उसमें से एक बहुत ही बड़ा और भयानक नेसेंट सोल रेल्म का टोड डीमन बाहर निकलता है। वो डीमन अपनी लंबी और जहरीली जीभ बाहर निकालता है और सीधा गुचेन को खाने के लिए अटैक करता है। गुचेन बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर इस गंदे जानवर ने मुझे चाट भी लिया तो मैं पूरी रात उल्टियां करूंगा। गुचेन तुरंत अपनी ग्लोइंग ग्रीन स्वॉर्ड निकालता है और एक ही झटके में एक पावरफुल स्लैश मारता है। वो स्लैश इतना तेज और डेडली होता है कि वो मैसिव टोड डीमन बीच में से 2 हिस्सों में कट जाता है और उसका खून पूरी झील में फैल जाता है। डीमन वहीं पर ढेर हो जाता है। गुचेन अपनी स्वॉर्ड वापस रखता है और कहता है कि था तो ये नेसेंट सोल रेल्म का, लेकिन इसकी ताकत कुछ खास नहीं थी। इसके बाद गुचेन अपनी पावर्स से उस व्हाइट लोटस को अपने पास खींच लेता है और उसको एक सेफ जेड बॉक्स में बंद करके रख लेता है। तभी वहाँ पर झाड़ियों में से 2 रैंडम कल्टीवेटर्स बाहर निकल आते हैं। वो दोनों अपनी स्वॉर्ड्स निकालकर गुचेन पर पॉइंट करते हैं। उनमें से एक बंदा बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट टोन में गुचेन से कहता है कि ओए, अपने हाथ में जो जेड बॉक्स है वो और अपना स्टोरेज बैग चुपचाप नीचे रख दे। गुचेन उनको देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ मुझे लूटने आए हो। वो बंदा ढिठाई से कहता है कि तू जो समझना चाहे समझ ले, हमें बस तेरा स्टोरेज बैग चाहिए। गुचेन एक ठंडी सांस लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं ही तुम दोनों को इस दुनिया से भेज देता हूँ। ये बोलकर गुचेन अपनी फिंगर स्नैप करता है। अचानक पानी के अंदर से 2 बहुत ही शार्प फ्लाइंग स्वॉर्ड्स शूट होती हैं। वो दोनों कल्टीवेटर्स जब तक कुछ समझ पाते या रिएक्ट कर पाते, वो स्वॉर्ड सीधा उनके सीने के आर पार हो जाती हैं। दोनों वहीं जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। गुचेन उनकी डेड बॉडीज को देखकर मॉकिंगली कहता है कि इनकी औकात देखो, आता नहीं है खुद को प्रोटेक्ट करना और चले हैं दूसरों को लूटने। सीन शिफ्ट होता है और हम गुचेन को एक डार्क केव के अंदर बैठे हुए देखते हैं। उसके सामने बहुत सारे स्टोरेज बैग्स और रेयर ग्लोइंग हर्ब्स रखी होती हैं जो उसने अभी तक इस सीक्रेट रेल्म से लूट की थी। गुचेन उन हर्ब्स को देखकर खुश होता है और कहता है कि ये सीक्रेट रेल्म तो जैसे स्पेसिफिकली ये फान के लिए ही खोला गया था ताकि वो यहाँ आकर स्ट्रॉन्ग बन सके, लेकिन इसका पूरा का पूरा फायदा तो मैं उठा रहा हूँ। ये सफर सच में बहुत प्रॉफिटेबल रहा है। तभी अचानक उसकी बगल में रखी हुई स्वॉर्ड जोर जोर से वाइब्रेट करने लगती है, जिसका मतलब था कि कोई दुश्मन करीब आ रहा है। गुचेन समझ जाता है कि कोई उसे ढूंढ रहा है। वो केव से बाहर आता है और एक ऊंचे क्लिफ के एज पर आराम से बैठकर एक एप्पल खाने लगता है। तभी वहाँ पर हवा में उड़ता हुआ ये फान आ जाता है। ये फान गुचेन को वहाँ देखकर थोड़ा चौंकता है और कहता है कि गुचेन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ मिलोगे। क्या तुम इतनी सुबह सुबह अपनी मौत को बुलाने आए हो? गुचेन एप्पल खाते हुए कैजुअली मुड़ता है और कहता है कि फालतू की बकवास बंद करो, मैं यहाँ तुम्हें एक मौका देने आया हूँ। पिछली बार जब मैंने तुम्हें हराया था तो तुम बहुत रोते हुए गए थे कि ये फेयर नहीं है। अब जबकि हम दोनों की कल्टीवेशन सप्रेस होकर गोल्डन कोर रेल्म पर आ चुकी है और तुमने अपने होली लैंड में कुछ नई डिवाइन टेक्निक्स भी सीख ली हैं, तो चलो आओ और मुझे अपनी ताकत दिखाओ। ये फान ये सुनकर गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपनी ब्लैक स्वॉर्ड निकालता है जिसका हिल्ट एक गोल्डन बर्ड के डिजाइन का था। ये फान पूरे गुस्से में चिल्लाता है कि ठीक है, अगर तुम मरने आए हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड का असली टैलेंट और अपना इनविंसिबल डाउ हार्ट दिखाऊंगा। ये फान
अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना सबसे खतरनाक मूव यूज करता है और चिल्लाता है स्वॉर्ड ब्लेड डोमेन फॉल। ये बोलते ही आसमान में अचानक हजारों ग्लोइंग स्वॉर्ड्स अपीयर हो जाती हैं और वो सारी की सारी स्वॉर्ड्स एक साथ गू चेन की तरफ बारिश की तरह शूट होने लगती हैं। ये अटैक इतना मैसिव और फास्ट था कि पूरा आसमान इन स्वॉर्ड से भर जाता है, लेकिन गू चेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो बस शांत खड़ा रहता है और एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो। गू चेन तुरंत अपनी बॉडी के अंदर से एक मैसिव गोल्डन एनर्जी रिलीज करता है और अपना ग्रेट डेसोलेट स्वॉर्ड बॉडी एक्टिवेट कर लेता है। उसके आसपास एक इम्पेनेट्रेबल गोल्डन ऑरा बन जाती है। ये फान की वो हजारों स्वॉर्ड्स जैसे ही गू चेन की बॉडी से टकराती हैं, वो सब की सब शैटर होकर गायब हो जाती हैं। गू चेन को एक छोटी सी खरोंच तक नहीं आती। ये फान ये देखकर थोड़ा घबराता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपनी बर्ड हिल्टेड स्वॉर्ड को पूरी ताकत से पकड़ता है और हवा में उड़ता हुआ सीधा गू चेन की तरफ डैश करता है। वो अपनी स्वॉर्ड को गू चेन के सीने पर जोर से स्टैब कर देता है। स्वॉर्ड गू चेन के कपड़ों से टकराती है और वहां से स्पार्क्स निकलने लगते हैं। ये फान हंसते हुए कहता है कि गोल्डन कोर रेल्म में मेरा ये अटैक इतना पावरफुल है कि ये किसी अर्ली नेसेंट सोल कल्टिवेटर को भी जान से मार सकता है। गू चेन, ये तुम्हारी उस गलती का अंजाम है जो तुमने मेरे प्लान्स खराब करके की थी। लेकिन अगले ही सेकंड ये फान की हंसी गायब हो जाती है। वो देखता है कि उसकी स्वॉर्ड गू चेन की स्किन को 1 मिलीमीटर भी पियर्स नहीं कर पाई है। गू चेन बिल्कुल आराम से खड़ा होता है और ये फान की आंखों में देखकर कामली कहता है कि ये फान, तुमने अटैक करना क्यों बंद कर दिया? मुझे अभी भी थोड़ी खुजली हो रही है, थोड़ा और जोर लगाओ ना। ये सुनकर ये फान की रूह कांप जाती है। उसको समझ आ जाता है कि गू चेन उसके लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर है। ये फान डर के मारे पीछे हट जाता है। वो तुरंत हवा में उड़ता है और आसमान से खतरनाक पर्पल लाइटनिंग स्ट्राइक समन करके गू चेन पर अटैक करता है। ये फान चिल्लाता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। गू चेन को अब गुस्सा आ जाता है। वो अपनी ग्लोइंग ग्रीन स्वॉर्ड निकालता है और हवा में उड़ते हुए सीधा ये फान की तरफ चार्ज करता है। गू चेन कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मार सकता। ये कहाँ का मजाक है? ये बोलकर गू चेन अपनी स्वॉर्ड पूरी स्पीड से ये फान के सीने के आर पार कर देता है। खून का फव्वारा निकलता है और ये फान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गू चेन ये फान की बॉडी को हवा में ही पकड़ लेता है। वो कहता है कि चलो देखते हैं तुम्हारे इस डर के पीछे आखिर क्या राज छुपा है। गू चेन अपना एक हाथ आगे करता है और एक पावरफुल सोल एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज करता है। ये फान की बॉडी के अंदर से एक ग्लोइंग गोल्डन स्पिरिट बाहर निकल आती है। जब गू चेन उस स्पिरिट को ध्यान से देखता है तो उसको समझ आता है कि ये फान की सोल नहीं है, बल्कि किसी बहुत ही पुराने और पावरफुल ओल्ड एक्सपर्ट की सोल का एक हिस्सा है। गू चेन समझ जाता है कि इस ओल्ड एक्सपर्ट ने एक डार्क स्पेल का यूज करके ये फान को यहाँ भेजा था ताकि वो इसके थ्रू सीक्रेट रेल्म के ट्रेजर्स हासिल कर सके। जैसे ही गू चेन उस कनेक्शन को ब्रेक करता है, सीन शिफ्ट होता है और हम उस ओल्ड एक्सपर्ट को देखते हैं जो किसी और डायमेंशन में अपने मेडिटेशन रूम में बैठा था। उसकी आंखें अचानक खुलती हैं और वो दर्द और गुस्से से चिल्लाता है। उसका ये रिएक्शन इतना पावरफुल था कि उसके आसपास की चीजें तबाह होने लगती हैं। दूसरी तरफ गू चेन भी उस ओल्ड एक्सपर्ट की पावर ऑफ रीइंकार्नेशन से थोड़ा इफेक्ट होता है और जमीन पर बैठकर ध्यान लगाने लगता है। जब गू चेन उस एक्सपर्ट की मेमोरीज और ऑरा को प्रोसेस करता है तो उसके माइंड के डोर्स खुल जाते हैं। गू चेन को रियलाइज होता है कि ये जो ईस्टर्न प्रोविंस है, जिसको वो पूरी दुनिया समझता था, ये तो सिर्फ एक छोटी सी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली दुनिया और कल्टीवेशन की पावर तो इससे कहीं ज्यादा मैसिव और वास्ट है। गू चेन उठ खड़ा होता है और कहता है कि अब मुझे समझ आया कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। खैर, इसका हिसाब बाद में करेंगे। अभी मेरा अगला टारगेट वो बाई लुओफैंग है, उसको भी तो ठिकाने लगाना है। इसके बाद हम इटर्नल होली लैंड के उस एल्डर को देखते हैं जो अपने ग्रैंड हॉल में बैठा था। अचानक उसके सामने रखी हुई ये फान की सोल टैबलेट बीच में से क्रैक होकर टूट जाती है। ये देखकर एल्डर गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे डिसाइपल को जान से मार दिया। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सीन वापस हेवनली एबिस में आता है। हम एम्प्रेस वेनलान को एक बहुत ही पुराने और तबाह हुए अंडरग्राउंड टेम्पल में चलते हुए देखते हैं। वो आसपास की एंशिएंट स्टैच्यूज और रूइंस को देखकर हैरान होती है। वो अपने मन में सोचती है कि जो पुरानी किताबों में लिखा था वो सच है। ये हेवनली एबिस आम जगह नहीं है, बल्कि ये एंशिएंट टाइम्स में हुए इमॉर्टल्स और डीमंस के बीच की उस मैसिव वॉर का एक हिस्सा है जो तबाह होकर यहाँ गिर गया था। तभी अचानक उस टेम्पल के अंधेरे में से एक बहुत ही भयानक और मैसिव 2 सिरों वाला पर्पल बेयर डीमन बाहर निकलता है। ये नेसेंट सोल रेल्म का डीमन था जो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। डीमन जोर से दहाड़ता है और एम्प्रेस वेनलान पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। एम्प्रेस वेनलान डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। वो भागते हुए आगे आती है तो उसको रास्ते में गू चेन मिल जाता है। एम्प्रेस वेनलान गू चेन को देखकर चिल्लाती है कि तुम यहाँ खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी भागो यहाँ से। गू चेन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और कहता है कि मैं क्यों भागूं, मैं तो बस ये देख रहा था कि नॉर्दर्न प्रोविंस की एम्प्रेस की ताकत आखिर कितनी है। एम्प्रेस वेनलान गुस्से में कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि मैं मर
मर जाऊं और तुम मेरा स्टोरेज बैग उठा लो। ये एक नैसेंट सोल रेल्म का डीमन किंग है। हमारे गोल्डन कोर अटैक्स इसकी थिक स्किन को स्क्रैच भी नहीं कर सकते। गु चेन एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि एक नैसेंट सोल डीमन किंग का खून और एनर्जी बहुत नॉरिशिंग होती है, और वैसे भी मैंने कल ही एक नई डिवाइन टेक्निक सीखी है, तो क्यों ना उसको इस जानवर पर टेस्ट किया जाए। गु चेन अपनी ग्लोइंग ग्रीन स्वॉर्ड को हवा में पॉइंट करता है और अपना अटैक 1000 डाउ स्वॉर्ड शैडोज एक्टिवेट कर देता है। अचानक उसकी स्वॉर्ड से हजारों ग्लोइंग स्वॉर्ड्स निकलकर हवा में फ्लोट करने लगती हैं। गु चेन उन्हें कमांड देता है और वो सारी स्वॉर्ड्स एक साथ उस मैसिव बेयर डीमन पर शूट हो जाती हैं। डीमन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो स्वॉर्ड्स उसके पूरे जिस्म के आर पार हो जाती हैं। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो खतरनाक डीमन वहीं पर जलकर राख हो जाता है। एम्प्रेस वैनलान ये सब देखकर जमीन पर बैठ जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कांपते हुए कहती है कि एक ही सेकंड में नैसेंट सोल डीमन किंग को मार दिया। तुम आखिर किस मिट्टी के बने हो? तुम कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हो। गु चेन अपनी स्वॉर्ड वापस रखता है और अपने मन में सोचती है कि एक ट्रिब्यूलेशन रेल्म के एक्सपर्ट की सोल मेमोरी और डिवाइन फायर का एसेंस जब एक साथ मिलते हैं तो वो एक सच्ची डायमेंशनल स्ट्राइक बन जाती है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कुछ देर बाद गु चेन को उस टेम्पल के अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। वो समझ जाता है कि कोई उस डिवाइन फायर को लेने की कोशिश कर रहा है। गु चेन कहता है कि लगता है कोई मेरा काम आसान कर रहा है। वो टेम्पल के मेन हॉल में जाता है जहाँ बाई लुओफैंग हवा में उड़ता हुआ उस डिवाइन फायर को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। बाई लुओफैंग गु चेन को जिंदा देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चूंकि तुम खुद अपनी मौत यहाँ लेने आए हो तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ईस्टर्न प्रोविंस के टॉप जीनियस की असली ताकत क्या होती है। बाई लुओफैंग पूरी ताकत से अपना सबसे खतरनाक मूव रैथ ऑफ बर्निंग हेवन एक्टिवेट कर देता है। उसके हाथ से एक बहुत ही मैसिव और खतरनाक आग का ड्रैगन निकलता है जो पूरे टेम्पल को जलाता हुआ सीधा गु चेन की तरफ चार्ज करता है। एम्प्रेस वेनलैन जो थोड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है वो बुरी तरह घबरा जाती है। वो सोचती है कि ये फायर इतनी खतरनाक है फिर भी गु चेन अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है, वो इस अटैक को डॉज क्यों नहीं कर रहा। गु चेन उस आग के ड्रैगन को देखकर बिल्कुल कामली कहता है कि मेरे सामने आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो, तुम सच में एक कुएं के मेंढक हो जिसको बाहर की दुनिया का कोई अंदाजा नहीं है। गु चेन अपनी ग्रीन स्वॉर्ड को पूरी स्पीड से उस आग के ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। वो स्वॉर्ड इतनी पावरफुल थी कि वो उस मैसिव आग के ड्रैगन को बीच में से चीरते हुए सीधा बाई लुओफैंग के पास पहुंच जाती है। बाई लुओफैंग ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेड कलर का पावरफुल स्पिरिट ऑर्ब रखा हुआ था, लेकिन गु चेन की स्वॉर्ड उस ऑर्ब से टकराती है और उसको एक सेकंड में शैटर कर देती है। ऑर्ब के टूटते ही बाई लुओफैंग का पूरा डिफेंस खत्म हो जाता है और वो बुरी तरह डिफीट होकर जमीन पर गिर जाता है और मारा जाता है। जैसे ही बाई लुओफैंग मरता है टेम्पल का पूरा स्ट्रक्चर कांपने लगता है। टेम्पल की रूफ अचानक टूटकर गिरने लगती है और ऊपर का आसमान दिखाई देने लगता है, लेकिन ये कोई आम आसमान नहीं था बल्कि एक बहुत ही ब्रेथ टेकिंग स्टारी स्काई था जिसमें एक मैसिव लाइट का पिलर चमक रहा था। एम्प्रेस वेनलान आसमान की तरफ देखकर हैरानी से कहती है कि जो लेजेंड्स थे वो बिल्कुल सच थे, ये जगह सच में एक तबाह हुई दुनिया का हिस्सा है। तभी उस स्टारी स्काई में उस ओल्ड एक्सपर्ट का एक बहुत ही मैसिव और टेरिफाइंग फेस प्रोजेक्ट होता है। वो ओल्ड एक्सपर्ट गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है कि जिसने भी मेरे प्यारे डिसाइपल को मारा है, चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हारी नस नस खींच लूंगा, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा और तुम्हारी हड्डियों को पीस कर राख बना दूंगा। लेकिन जैसे ही वो ओल्ड एक्सपर्ट गु चेन की तरफ देखता है और उसकी अजीब सी खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट को फील करता है, उस एक्सपर्ट के चेहरे पर डर आ जाता है। वो अपने मन में कांपते हुए सोचती है कि आखिर मैंने किस खतरनाक मॉन्स्टर से दुश्मनी मोल ले ली है। तभी वहाँ पर युन शुआंग उड़ती हुई आती है और गु चेन के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो गु चेन के शोल्डर पर हाथ रखती है। गु चेन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि युन शुआंग, अब हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया है, हमें चलना चाहिए। युन शुआंग थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है और पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। गु चेन आसमान में उस मैसिव लाइट पिलर की तरफ पॉइंट करता है और बहुत ही कॉन्फिडेंट टोन में कहता है कि ये ईस्टर्न प्रोविंस मेरे लिए बहुत छोटा पड़ गया है, इसमें अब मेरे लायक कुछ नहीं बचा। उस ओल्ड एक्सपर्ट की मेमोरीज ने मुझे बता दिया है कि उस लाइट के रिफ्ट के ऊपर ही सच्ची कल्टीवेशन की दुनिया है जहाँ हमें जाना है। ये बोलकर गु चेन और युन शुआंग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उस मैसिव लाइट पिलर की तरफ हवा में उड़ जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये जबरदस्त एपिसोड और इस सीरीज का ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में बताना कि आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।